Very, very good afternoon बच्चों. I once again welcome you to the magical lectures of MJ Star sir. बच्चों आज जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही छोटा, बहुत ही दिलचस्प और बेहद आसान टॉपिक जो है हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम बच्चों लिखा हुआ है लोकोमोशन एंड मूवमेंट. आपको मालूम बच्चों, लोकोमोशन मूवमेंट को हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दो पोर्शंस के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे. एक होगा बच्चों हम मसल वाले पोर्शन पर बात करेंगे और एक बच्चों हम बोन्स एंड कार्टिलेज वाले पोर्शन पर यानी कि स्केलेटल सिस्टम पर, कंकाल तंत्र को लेकर हम जो है डिस्कशन करेंगे. बच्चों आप जो हैं मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, जल्दी से एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में इंडिकेट कीजिए. फिर बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट. क्या आप मुझे देख पा रहे हैं बच्चों? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जल्दी से आप मुझे चैट बॉक्स में एक बार इंडिकेट करेंगे बच्चों. मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपका जो माइनर टेस्ट था वो अच्छा गया होगा. हमने जो है दो ही चैप्टर्स आपसे पूछे थे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. तो उम्मीद करते हैं बच्चों टेस्ट आपका बढ़िया रहा होगा, आपने तैयारी अच्छे से की होगी और टेस्ट के माध्यम से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डेफिनेटली बूस्ट हुआ होगा. बच्चों मैं आपको थोड़ा समय देना चाह रहा हूं, पेपर को आप अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, क्या हमने मिस्टेक्स किए हैं उनको आप एनालाइज कर लीजिए और फिर बच्चों डेफिनेटली हम समय निकालकर टेस्ट पेपर को भी यहां पर डिस्कस जरूर करेंगे. तो बच्चों आज जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक दूसरा चैप्टर मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं बच्चों, जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट. अब बच्चों आप चैट बॉक्स से जल्दी से अपने आप को दूर कर लीजिए और बच्चों ऑनलाइन को हम ऑफलाइन की तरह जो है आज लेक्चर डिस्कस करना चाहते हैं. अब ध्यान सुने बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं. लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर, ये चैप्टर पढ़ने का मन करे ना बच्चों तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह से इसको पढ़ना चाहिए, दैट इज एनसीईआरटी. बच्चों मैं आपसे बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ने का मन करे तो इस चैप्टर को आप सिर्फ और सिर्फ कहां से पढ़ेंगे बच्चों? एनसीईआरटी. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों क्योंकि हम जो हैं मेन एग्जाम्स के पैटर्न को कई सालों से हम देख रहे हैं बच्चों. लोकोमोशन एंड मूवमेंट से मेन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आउट ऑफ एनसीईआरटी मूव नहीं करते बच्चों. तो किस चैप्टर में हमें कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये फैसला जो है बच्चों इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट आपको अपने टीचर्स पर छोड़ देना चाहिए बच्चों. तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ने का मन करेगा तो इस चैप्टर को आप सिर्फ और सिर्फ कहां से पढ़ेंगे बच्चों? एनसीईआरटी से. इसीलिए बच्चों लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर को मैं भी आपके सामने जो है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से जो है डील करने जा रहा हूं, क्योंकि बच्चों हमें उतना नहीं पढ़ना है जितना पढ़ने में हमें मजा आए. हमें उतना पढ़ना चाहिए बच्चों जहां से मेन एग्जाम के क्वेश्चंस निकलते हैं. तो मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ना है तो इस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ आप कहां से पढ़ेंगे बच्चों? एनसीईआरटी से. क्योंकि बच्चों कई सालों का हम ट्रेंड देख रहे हैं, इस चैप्टर से जो नीट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो एआईपीएमटी में क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों, वो एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं जाते हैं. बाकी बच्चों अनफॉर्चुनेटली अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी कभी क्वेश्चन आ गया तो मान के चलिए वो क्वेश्चन सबके लिए अजीब हो जाएगा, सबके लिए नया हो जाएगा. तो बच्चों उस एक क्वेश्चन के चक्कर में जिसके अनफॉर्चुनेटली आने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर को अननेसेसरली बच्चों आपको जो है एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहिए. तो लोकोमोशन मूवमेंट के लिए मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ना है, मतलब क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है. तो बच्चों आपके सामने आज आपकी फरमाइश पर इस चैप्टर के लिए मैं आपके सामने क्या लेकर आया हूं बच्चों? एनसीईआरटी लेकर आया हूं. तो बच्चों आज हम जो है एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन यहां पर डिस्कस करना चाहेंगे. बच्चों मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में या फिर किसी भी चैप्टर में कहां से पढ़ना चाहिए वो आप अपने टीचर्स पर छोड़ दें बच्चों. जैसे कि हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा बच्चों, अगर क्लास में कोई चीज डिस्कस की गई है तो वो आपको पढ़ लेना चाहिए बच्चों, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट शब्द नहीं दिया हुआ है. पर बच्चों नीट का क्वेश्चन था ये कि माइलिन शीट का फॉर्मेशन कौन करता है, और उसका आंसर था बच्चों स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट. तो मैं फिर दोहराता हूं बच्चों,
irrespective of any subject, be it physics, be it chemistry और be it biology। आपको क्लास में जो भी डिस्कस किया जा रहा है, जो भी टीचर्स डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल अंधा विश्वास करके आपको वहीं से उसको कवर करना चाहिए। बच्चों इस चैप्टर के लिए स्पेसिफिकली मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ने का मन करे तो इस चैप्टर को आप सिर्फ कहां से पढ़ेंगे बच्चों? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से। तो आपकी फरमाइश पर बच्चों आज जो है मैं एनसीईआरटी आपके सामने ले आया हूं, तो आपको अपने वहीं पर एनसीईआरटी को ओपन रखना है बच्चों, और लाइन बाय लाइन जो है पूरी एनसीईआरटी मैं आपके सामने इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहा हूं। बच्चों मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मुझे मेरे वो दिन याद है बच्चों जब मैंने पहली बार लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ाया था। बच्चों पर्सनली मुझे याद आते हैं वो दिन, मैंने 206 हड्डियों के नाम के मतलब बच्चों को बताए थे। मैंने ये भी बताया था ह्यूमरस को ह्यूमरस क्यों कहा जाता है, रेडियस को रेडियस क्यों कहते हैं, पटेला को पटेला क्यों कहा जाता है। बच्चों छोड़िए 206 के 206 हड्डियों के डायग्राम मैंने बोर्ड पर बनाए थे बच्चों, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, उसको समझें। मैंने एक एक हड्डी के डायग्राम में जो लेबलिंग होती है, चाहे वो फीमर के डायग्राम में ग्रेटर ट्रोकेंटर हो, लेसर ट्रोकेंटर हो, बेटा मैंने जो है एक एक लेबलिंग के नाम का मतलब भी बताया था। पर समय के साथ साथ हमने ये रियलाइज किया बच्चों कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस रखता है कि एनसीईआरटी में जो बातें हैं वो हमें समझ में आई या फिर नहीं आई। बच्चों कहने को तो बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, जैसे कि आपको पता है हमारे अंदर जो रिस्ट बोन्स होती हैं वो 8 होती हैं। बच्चों मैं फिर दोहराता हूं, चैप्टर को अननेसेसरली आपके मनोरंजन के लिए हम इंटरेस्टिंग नहीं बनाना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेन एग्जाम को क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। बच्चों पढ़ाने को तो बहुत सारी कहानियां है ना, जैसे आपको पढ़ाया जा सकता है कि जो रिस्ट बोन्स होती है उन्हें कार्पल्स कहा जाता है। आपको पढ़ाया जा सकता है कि वो टोटल 8 बोन्स होती हैं एक हैंड में। बच्चों उनके नाम मैंने खुद ने बताए हैं, बहुत साल पहले बताया जा सकता है, स्केफॉइड, लियोनेट, ट्राइक्वेट्रम, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। बच्चों मैंने तो जो है बहुत साल पहले एक एक के नाम के मतलब भी बताए थे कि हाँ बच्चों स्केफॉइड शब्द का मतलब होता है बोर्ड शेप, जैसे पिसिफॉर्म का मतलब होता है बहुत छोटी मटर के दाने की तरह समझाया जा सकता है कि हेमेट का मतलब जो है वो हुक शेप्ड होता है। बच्चों को पढ़ने में बहुत मजा आता है, बच्चों को हम पढ़ा देते हैं बेटा कार्पल्स बोन जो है जैसे कि स्केफॉइड, लियोनेट, ट्राइक्वेट्रम, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। बच्चों आपकी मुस्कुराहट के लिए यहां पर मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ाया जाएगा, मकसद है मुस्कुराहट आनी चाहिए जब नीट का क्वेश्चन सॉल्व होगा। बच्चों कहने को तो हम यहां पर आपको मिमोनिक्स बता सकते हैं ना, आपको बहुत मजा आएगा। She looks too pretty याद करवाया जा सकता है बच्चों, she looks too pretty, try to catch her। बैठे बैठे मुस्कुराहट आ जाएगी, पर अफसोस यहां से नीट में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और बच्चों यहां जो मैंने आपके सामने मिमोनिक बोला है, ये जो मिमोनिक है मैंने नहीं बनाया बच्चों, ये मेडिकल कॉलेज के बुक्स का स्टैंडर्ड मिमोनिक है। हाँ पढ़ने में बहुत मजा आएगा कि she looks too pretty, try to catch her। आपको पढ़ाया जा सकता है कि मिस जरा हंस के दिखा, पढ़ाया जा सकता है मेलियस जो है वो हैमर शेप होती है, इनकस जो है वो एनविल शेप होती है, स्टेपिस जो है वो स्टीरअप शेप है। पर आपको पता है बच्चों कि सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो भी आपके सिलेबस से अब हट चुका है। तो मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं बच्चों टाइम पास नहीं करना है। अरे बताया जा सकता है पटेला जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड पटीना से आया है। पटीना शब्द का मतलब होता है स्मॉल डिश, यानी छोटे कटोरी की तरह। तो पटेला जो है वो छोटी कटोरी जैसी बोन होती है, इससे उसको पटेला कहा जाता है। पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बच्चों नीट लेवल पर आपसे कोई नहीं पूछता है टॉपिक समझ में आया नहीं आया, दुर्भाग्यवश बस देखा जाता है ओएमआर में किसका बबल सही है। मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ने का मन करे तो आप इस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ कहां से पढ़ेंगे बच्चों? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से। और हां बच्चों जब मैं एनसीईआरटी कह रहा हूं तो दिमाग में रखिएगा मैं लेटेस्ट एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं। बच्चों आपके पास जो हार्ड कॉपी है वो जो है मार्केट के हिसाब से लेटेस्ट एनसीईआरटी हो सकती है, पर बच्चों हमने ऑनलाइन दुनिया से जो डाउनलोड कर रखी है मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें लिखा हो बच्चों रीप्रिंट ऑफ 2025-26। बच्चों ये वाली जो है शायद एनसीईआरटी आपके पास नहीं होगी। तो मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, क्लास के अंदर जो भी चीज आपको बताई जाएगी आपको उसको बिल्कुल विश्वास रख के जो है फॉलो कर लेना चाहिए। तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं आपके पास जो एनसीईआरटी है उसमें बच्चों हम पेज नंबर 217 पर आ चुके हैं और हम जो हैं एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। फिर दोहराता हूं बच्चों सिर्फ और सिर्फ हमें एनसीईआरटी से पढ़ना है। तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं इन द मैजिकल लेक्चर्स ऑफ एमजे स्टार सर। आइए बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी का
एक लेक्चर आपके सामने शुरू करता हूं, एक टॉपिक शुरू करता हूं जिसका नाम है लोकोमोशन मूवमेंट। बच्चों हो सकता है कि आपको ऑनलाइन की दुनिया में यहां पर क्लियरली नजर ना आ रहा हो, पर बच्चों मैं आपके सामने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को डिस्कस करूंगा। आपके पास एनसीईआरटी की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, थोड़ा मन को शांत कर लीजिए। टेस्ट को लेकर कोई परेशानी दिमाग में हो उसको निकाल दीजिए और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। बच्चों बहुत ही छोटा चैप्टर है, एकदम मुझे ऐसा लगता है 3 लेक्चर में सक्सेसफुली हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और ये मेन एग्जाम का क्वेश्चन होना चाहिए। तो बच्चों मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं, मन को शांत करेंगे, फिर हम शुरू करते हैं बच्चों। दैट इज लोकोमोशन मूवमेंट, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बच्चों। गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज मैं आपके सामने ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है बच्चों लोकोमोशन मूवमेंट। आपके सामने मैंने एनसीईआरटी को ओपन कर रखा है बच्चों। लाइन बाय लाइन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, इसको आप सुनेंगे, समझेंगे और फिर दोहराता हूं बच्चों। मकसद मां है, मकसद 720 है, मकसद एम्स न्यू दिल्ली में एडमिशन लेना है। आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। लोकोमोशन मूवमेंट आपके पास एनसीईआरटी है, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, सुने बच्चों। चैप्टर का नाम है बच्चों लोकोमोशन एंड मूवमेंट। चैप्टर का नाम है बच्चों लोकोमोशन मूवमेंट। पहले तो आम भाषा में इन 2 शब्दों को हम समझना चाहते हैं। विश्वास रखिए बच्चों, लाइन बाय लाइन एक एक स्टेटमेंट आपके सामने डिस्कस करूंगा, विश्वास रखना होगा। मिलकर तैयारी करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं लोकोमोशन मूवमेंट। ध्यान सुनो बच्चों, 2 शब्द आते हैं, एक है बेटा जी लोकोमोशन और एक शब्द है मूवमेंट। मैं आपको आम भाषा में समझाता हूं बच्चों। मूवमेंट का मतलब होता है हिलना डुलना। कोशिश करें क्लास में याद हो जाए, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं। आम भाषा में समझाता हूं बच्चों, मूवमेंट का मतलब होता है हिलना डुलना, पर कुछ इस तरह से हिलिए डुलिए कि आपकी पोजीशन चेंज हो जाए, आपका प्लेस चेंज हो जाए, आपकी लोकेशन चेंज हो जाए। तो उस तरह का हिलना डुलना, उस तरह का मूवमेंट क्या कहलाएगा? लोकोमोटरी मूवमेंट। फिर से दोहराता हूं बच्चों, सिर्फ हिलना डुलना, हिलना डुलना कहलाता है मूवमेंट। पर कोई ऐसा मूवमेंट कीजिए जिससे आपकी पोजीशन चेंज हो जाए, आपकी लोकेशन चेंज हो जाए, आपका प्लेस चेंज हो जाए, तो इस तरह के मूवमेंट को कहा जाता है बेटा लोकोमोटरी मूवमेंट। तो बच्चों इस पैराग्राफ का एक बेहतरीन स्टेटमेंट मैं आपके सामने अभी पेश कर देता हूं। तो मैं कह सकता हूं ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अभी मैं आपके सामने मूवमेंट कर रहा हूं पर मेरी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, पर अगर मुझे पोजीशन चेंज करनी है तो मुझे मूवमेंट तो करने होंगे, और ऐसे मूवमेंट जो कि पोजीशन चेंज कर दे वो कहलाते हैं बेटा जी लोकोमोटरी मूवमेंट। तो बेहतरीन स्टेटमेंट बच्चों जी एनसीईआरटी में यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। मैं आपको बताता हूं बच्चों, लिखा हुआ है, हम कह सकते हैं बच्चों ऑल मूवमेंट्स, लिखा हुआ है ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। मैं प्रॉमिस करता हूं बच्चों एक एक स्टेटमेंट जो है आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, सुने, वापस बोलता हूं बच्चों, हिलना डुलना कहलाता है मूवमेंट। कुछ इस तरह से हिलिए डुलिए, कुछ इस तरह से मूवमेंट कीजिए कि आपकी पोजीशन चेंज हो जाए, आपका प्लेस चेंज हो जाए, आपकी लोकेशन चेंज हो जाए, तो ऐसा हिलना डुलना, ऐसे मूवमेंट कहलाते हैं बेटा लोकोमोटरी मूवमेंट। तो इस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं आपको वर्ड भी लिखा हुआ मिल जाएगा बच्चों, दैट इज लोकोमोटरी मूवमेंट। तो वापस से बोल रहा हूं, हिलना डुलना कहलाता है मूवमेंट, कुछ इस तरह से हिलिए डुलिए कि आपकी पोजीशन चेंज हो जाए, तो ऐसे मूवमेंट कहलाते हैं लोकोमोटरी मूवमेंट। तो कह सकता हूं बच्चों हर लोकोमोशन के लिए मूवमेंट का होना जरूरी है, पर हर मूवमेंट लोकोमोशन हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा बच्चों। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। बेटा ऐसा का स्टेटमेंट हमें जो है एनिमल किंगडम में भी देखने को मिलता है। हाल फिलहाल में नीट का क्वेश्चन भी था, आपको याद होना चाहिए, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। मैं कह सकता हूं बच्चों ऑल नीट यूजी एस्पायरेंट्स आर नॉट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट बट ऑल मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स आर नीट यूजी एस्पायरेंट्स। तो वापस से दोहराता हूं बच्चों, हिलना डुलना कहलाता मूवमेंट। कोशिश करेंगे क्लास में आपको याद होना चाहिए, समझे बच्चों, हिलना डुलना कहलाता है मूवमेंट।
कुछ इस तरह से हिलिए डुलिए कि आपकी लोकेशन चेंज हो जाए, आपका प्लेस चेंज हो जाए, आपकी पोजीशन चेंज हो जाए, तो वो कहलाता है बेटा जी लोकोमोशन। यानी मैं कह सकता हूं ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ये आपको समझ में आ गया है। अब ध्यान सुनिए बेटा, आप मुझे सोच के बताइए, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, आप सिर्फ जो है ह्यूमन को लेकर नहीं चलेंगे, मैं पहली लाइन से आपके सामने पेश कर रहा हूं, तो मुझे आप सोच कर बताइए बच्चों, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो एनिमल हो सकते हैं या फिर प्लांट हो सकते हैं, आप मुझे सोच कर बताइए उनका सिग्निफिकेंट फीचर लोकोमोशन करना होगा या फिर मूवमेंट होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए मूवमेंट होगा। बेटा प्लांट्स जो है नॉर्मली पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, वो लोकोमोशन नहीं कर रहे हैं, पर वो जो है हिलते डुलते तो हैं, यानी कि मूवमेंट तो करते हैं। तो मैं कह सकता हूं सभी लिविंग बींग्स का जो सिग्निफिकेंट फीचर है वो मूवमेंट होगा, ना कि लोकोमोशन। तो बेटा एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ का जो पहला स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूं, मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। एक एक लाइन समझाऊंगा बच्चों, ध्यान सुनिए। तो हम कह सकते हैं सभी लिविंग बींग्स का सिग्निफिकेंट फीचर लोकोमोशन हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चों मोस्टली प्लांट्स जो है वो मूवमेंट शो करते हैं, ना कि लोकोमोशन। वापस से बोल रहा हूं बच्चों, हिलना डुलना कहलाता है मूवमेंट। कुछ इस तरह से हिलिए डुलिए कि आपकी पोजीशन चेंज हो जाए, वो कहलाएगा लोकोमोशन। और प्लांट्स नॉर्मली अपने प्लेस को, अपने लोकेशन को, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, पर वो एक ही पोजीशन पर रहकर बच्चों हिलते डुलते तो हैं, यानी कि मूवमेंट तो करते हैं। तो मैं कह सकता हूं एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स। तो आपको समझ में आएगा बच्चों, पहली लाइन से पेश करता हूं, किसी भी लिविंग बींग में अगर हम देखा जाए तो उसका जो सिग्निफिकेंट फीचर है बच्चों वो मूवमेंट होगा। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनिमल्स और प्लांट्स जो है बच्चों, एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। फिर दोहराता हूं बच्चों, किसी भी एनिमल और प्लांट की अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम सभी लिविंग्स की बात करें, सभी लिविंग बींग्स की बात करें, तो मूवमेंट करना उनका जो है एक सिग्निफिकेंट फीचर है। पर कुछ के अंदर ऐसे मूवमेंट होते हैं जिससे पोजीशन चेंज हो जाती है। तो हर लिविंग बींग में लोकोमोशन होना ये कंपलसरी नहीं है, पर उसमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी की पहली लाइन आपको समझ में आ गई है, यानी सभी लिविंग बींग्स का जो सिग्निफिकेंट फीचर है बेटा वो मूवमेंट करना होता है, ना कि लोकोमोशन। अब एनसीईआरटी आगे क्या लिखती है बच्चों, कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल बेटा, वो अलग अलग वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं आपको सुना देता हूं, जैसे कि एनसीईआरटी जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें बच्चों, जैसे अमीबा। आपको पता है अमीबा क्या है बेटा, एक सेल ऑर्गेनिज्म ही तो है। अब समझें उसके अंदर भी तो मूवमेंट होता है। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल के अंदर जो है मूव करता है, उसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। एनसीईआरटी क्या कह रही है बच्चों, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, कोशिश करें क्लास में याद हो जाए बच्चों, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनका जो सिग्निफिकेंट फीचर है वो मूवमेंट है, ना कि लोकोमोशन। फिर एनसीईआरटी ये कह रही है प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। अब एनसीईआरटी ने कुछ चुनिंदा एग्जांपल लिखे हैं। जैसे एनसीईआरटी लिखती है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा, उनके अंदर बेटा जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल के अंदर गोल गोल घूमता है। तो एनसीईआरटी लिखती है जैसे कि अमीबा जो है बेटा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर बेटा जो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म है ये बहुत ही सिंपल टाइप का मूवमेंट देखने को मिलेगा। फिर एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटा सीलिया का मूवमेंट देखने को मिलता है, कुछ के अंदर जो है फ्लैजिला का मूवमेंट देखने को मिलता है, कुछ के अंदर जो बच्चों टेंटिकल्स का मूवमेंट देखने को मिलता है। एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, मैं लाइन बाय लाइन आपके सामने पेश कर रहा हूं बच्चों, बहुत मेहनत करेंगे, मिलकर मां तक जाना है। तो एनसीईआरटी लिखती है कुछ एनिमल्स के अंदर जो है आपको सीलिया का मूवमेंट देखने को मिलेगा, फ्लैजिला का मूवमेंट देखने को मिलेगा, टेंटिकल्स का मूवमेंट देखने को मिलता है कुछ ऑर्गेनिज्म है। फिर एनसीईआरटी बच्चों ह्यूमन बींग्स के बारे में भी तो लिखती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर बच्चों हमें लिम्स का मूवमेंट देखने को मिलता है, फोर लिम्स और हाइंड लिम आपको समझ में आता है बच्चों। ह्यूमन बींग्स के अंदर हमें लिम्स का मूवमेंट देखने को मिलता है, हमें अपना जो लोअर जो है उसका मूवमेंट देखने को मिलता है, हमें जो है बेटा यहां पर टंग का मूवमेंट देखने को मिलता है, हमें जो है आईलिड्स का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो एनसीईआरटी आपको एग्जांपल्स बता रही है बच्चों। तो एनसीईआरटी लिखती है ह्यूमन बींग्स जो है वो अपने लिम्स को मूव कर सकते हैं, जॉस को मूव कर सकते हैं, आईलिड्स को मूव कर सकते हैं, टंग को मूव कर सकते हैं और एटसेट्रा। अब समझे बच्चों, एनसीईआरटी ये कह रही है कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों मैं अपने हाइंड लिम्ब की बात करूं, मान लेते हैं अभी मैं हाइंड लिम्ब को मूव कर रहा हूं, पर समझो इन मूवमेंट की वजह से मैं अपनी पोजीशन भी तो चेंज कर सकता हूं। तो ऐसे वॉलेंट्री मूवमेंट जो आपकी पोजीशन चेंज करवा दे, जो लोकोमोशन करवा दे, सच वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर नोन एज लोकोमोटरी मूवमेंट। बच्चों एनसीईआरटी लिखती है कि ऐसे मूवमेंट्स, सच वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो कि आपकी पोजीशन चेंज करवा दे, चेंज ऑफ प्लेस और लोकोमोशन, वो कहलाते हैं लोकोमोशन
लोकोमोशन, जैसे बेटा वॉकिंग करना, जैसे कि रनिंग करना, जैसे क्लाइंबिंग करना, जैसे कि फ्लाइंग करना, जैसे स्विमिंग करना, ये वो वॉलेंट्री मूवमेंट है जो आपकी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो ऐसे वॉलेंट्री मूवमेंट क्या कहलाते हैं? लोकोमोटरी मूवमेंट। लाइन बाय लाइन आपके साथ पढ़ रहा हूं बच्चों। तो एनसीईआरटी जो है कुछ लोकोमोटरी मूवमेंट्स के एग्जांपल लिखती है ना बच्चों, जैसे कि वॉकिंग करना, पोजीशन चेंज हो रही है, रनिंग करना, क्लाइंबिंग करना, फ्लाइंग करना या फिर स्विमिंग करना। अब ध्यान सुनना बच्चों, एनसीईआरटी का बेहद खूबसूरत स्टेटमेंट। एनसीईआरटी क्या लिखती है बच्चों? ध्यान सुना, एनसीईआरटी लिखती है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स need not be different from those affecting other types of movement। मैं आपको समझाता हूं बच्चों, एनसीईआरटी क्या लिख रही है कि आपके अंदर जो लोकोमोशन करवाने वाले स्ट्रक्चर हैं, जरूरी नहीं है कि ये दूसरे टाइप के मूवमेंट को अफेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर से डिफरेंट हो। बच्चों एनसीईआरटी लिखती है कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट बी डिफरेंट। एक एक वर्ड समझा रहा हूं बच्चों, एनसीईआरटी लिखती है ना कि लोकोमोशन करवाने के लिए जो स्ट्रक्चर हैं ये दूसरे मूवमेंट को अफेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर से डिफरेंट हो, ये जरूरी नहीं है बच्चों। आपके लोकोमोशन करवाने वाले स्ट्रक्चर और जो आपके बाकी मूवमेंट्स को अफेक्ट करवाने वाले स्ट्रक्चर हैं वो सेम भी हो सकते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो। जैसे बेटा मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, जैसे कि हम अपने हाइंड लिम्स की बात करें। लिखा हो बच्चों, आपको वीडियो में मेरे हाइंड लिम्स नहीं दिख रहे होंगे, मैं पैर की बात कर रहा हूं। अब समझो बच्चों, इन्हीं हाइंड लिम्स की मदद से मैं जो है इस तरह से एक ही जगह पर जो है बैठ सकता हूं। तो आपने देखा बेटा, इन्हीं हाइंड लिम्ब की मदद से मैं अपने पोस्चर को जो है चेंज कर रहा हूं। बेटा मैं स्टैंडिंग पोजीशन से सिटिंग पोस्चर में आ रहा हूं, यानी ये मूवमेंट है। और इन्हीं हाइंड लिम्ब की मदद से बेटा मैं जो है लोकोमोशन भी तो कर सकता हूं। तो आपने देखा, हाइंड लिम्ब की मदद से मैं अपने पोस्चर को चेंज कर रहा हूं और हाइंड लिम्ब की ही मदद से मैं लोकोमोशन भी तो कर रहा हूं। तो आपने देखा बेटा, पोस्चर को चेंज करवाने वाले स्ट्रक्चर और लोकोमोशन को करवाने वाले स्ट्रक्चर जो हैं ये डिफरेंट हो, ये जरूरी नहीं होता है। जैसे कि एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल लिखते हैं, मैं आपको समझाता हूं बेटा कि जैसे मान लो मैं आपके सामने पैरामीशियम की बात कर रहा हूं। बेटा एनसीईआरटी के पैराग्राफ में लिखा हुआ है, मान लीजिए मैं पैरामीशियम की बात कर रहा हूं। आपको पता है बेटा, पैरामीशियम जो वो एक सीलिएटेड प्रोटोजोआ होता है। ये ऐसा प्रोटोजोआ है जिसकी बॉडी पर हमें जो है सीलिया देखने को मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। अब आपको पता है बच्चों, पैरामीशियम में इसे कहा जाता है साइटोफेरिंक्स। ये जो है ये माउथ की तरह काम करता है। अब समझो, मान लो यहां पर इसका फूड है, तो समझो बेटा पैरामीशियम में जो सीलिया है ये कहीं ना कहीं फूड को साइटोफेरिंक्स से अंदर मूव करने में हेल्प करें। तो आपने देखा बेटा, सीलिया की ही मदद से एक तो फूड का मूवमेंट हो रहा है और इन्हीं सीलिया की मदद से ये समंदर के अंदर अपनी पोजीशन चेंज करता है, यानी लोकोमोशन भी तो करता है। तो आपने देखा, एक तो फूड का मूवमेंट करवाना हो चाहे लोकोमोशन करवाना हो, दोनों के लिए जो स्ट्रक्चर है उनका डिफरेंट होना जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको समझाता हूं बच्चों, एनसीईआरटी जो है हाइड्रा के बारे में बात लिखती है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं बच्चों। जैसे आपको पता है हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं। आपको पता बेटा, उन्हीं टेंटिकल्स की मदद से वो अपने प्रे को कैप्चर करता है, यानी टेंटिकल्स जो है वो प्रे को मूव करने में हेल्प करते हैं। और आपको पता होगा बच्चों, उन्हीं टेंटिकल्स की मदद से वो सोमरसॉल्टिंग करता हुआ, यानी कि उल्टा होकर जो है अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, यानी कि लोकोमोशन कर सकता है। तो एनसीईआरटी का बेहद खूबसूरत स्टेटमेंट, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। यानी फिर समझाता हूं बच्चों, लोकोमोशन करवाने वाले स्ट्रक्चर, बहुत मेहनत करेंगे बच्चों, लिखा हुआ है लोकोमोशन करवाने वाले स्ट्रक्चर और दूसरे टाइप के मूवमेंट को अफेक्ट करवाने वाले स्ट्रक्चर्स का अलग होना ये जरूरी नहीं है। बेटा सारे एग्जांपल यहां लिखे हुए हैं। जैसे मैं आपको बताया, पैरामीशियम के अंदर जो सीलिया है वो जो है उसके फूड को साइटोफेरिंक्स से मूव करने में हेल्प कर रहा है। साथ ही लोकोमोशन में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जैसे कि हाइड्रा जो है बेटा वो टेंटिकल्स की मदद से अपने प्रे को कैप्चर भी कर सकता है, साथ ही साथ लोकोमोशन करता है। और लिखा हुआ है, हम बेटा अपने लिंक्स की मदद से अपने बॉडी के पोस्चर को चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लोकोमोशन भी तो कर सकते हैं। यानी ये बातें ये बता रही हैं कि आप लोकोमोशन मूवमेंट को डिफरेंटली स्टडी नहीं कर सकते। बेटा लोकोमोशन मूवमेंट जब वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अरे सोचो अगर लोकोमोशन वाले स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होते और दूसरे मूवमेंट करवाने वाले स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होते तो शायद आप उन दोनों को अलग अलग पढ़ सकते थे। पर एनसीईआरटी कह रही है ना बेटा, आपने देखा लोकोमोशन करवाने वाले स्ट्रक्चर और दूसरे टाइप के मूवमेंट को अफेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर का अलग होना जरूरी नहीं है। तभी तो एनसीईआरटी कहती है, इसी ऑब्जर्वेशन को आधार बनाकर हम कह सकते हैं कि लोकोमोशन मूवमेंट को सेपरेटली पढ़ना पॉसिबल नहीं है। बेटा यहां लिखा हुआ, इसीलिए तो द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली।
कंप्लीटली। तो आपको यहां पर इस समझ में आ चुका है ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। बच्चों आपकी ख्वाहिश पर पूरी एनसीईआरटी आपके सामने रखी है, एमजे स्टार सर ने लाइन बाय लाइन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो बच्चों लोकोमोशन मूवमेंट का पहला जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट होता है। अब मैं आपके सामने दूसरे पैराग्राफ को पेश करता हूं, ध्यान सुना बच्चों। जैसे कि एनसीईआरटी क्या लिखती है, ध्यान सुना। एनसीईआरटी लिखती है मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल वेरी विद देयर हैबिटेट्स एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। बेटा एग्जाम में सवाल आ सकता है ना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है पर ढंग से पढ़नी है। बेटा सवाल आ सकता है कि कोई भी एनिमल कौन सा मेथड ऑफ लोकोमोशन यूज करेगा, वो किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो आंसर जा सकता है वो उस एनिमल की हैबिटेट पर डिपेंड करेगा और सिचुएशन की डिमांड पर। जैसे मैं आपको समझाता हूं बच्चों, अभी हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट चल रहा है, तो अभी मैं आपके सामने जो लोकोमोशन का मेथड यूज कर रहा हूं वो क्या है बच्चों, मैं वॉकिंग कर रहा हूं या फिर मैं रनिंग कर सकता हूं। पर समझिए जैसे ही हमारा हैबिटेट बदलेगा, एनसीईआरटी समझा रहा हूं, कल को मान लेते हैं बच्चों हम एक्वेटिक हैबिटेट में आएंगे, तो समझे बेटा पानी के ऊपर ना तो आप चल सकेंगे ना ही आप भाग सकेंगे, तो उस समय आपका जो लोकोमोशन का मेथड है बेटा वो स्विमिंग हो जाएगा। एनसीईआरटी समझा रहा हूं। तो आपने देखा हम जो है रनिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे या फिर स्विमिंग करेंगे, ये चीज हमारे हैबिटेट पर डिपेंड करती है। फिर एनसीईआरटी ये भी तो कर रही है बच्चों कि हम कौन सा मेथड ऑफ लोकोमोशन यूज करेंगे वो सिचुएशन की डिमांड पर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो अभी मैं आपके सामने बच्चों जो है नॉर्मल वॉकिंग वाला मेथड यूज कर रहा हूं। पर याद कीजिए नर्वस के वो दिन आपने मेरे पीछे जर्मन शेफर्ड दौड़ाया था, मुस्कुराहट होनी चाहिए। अब समझिए बेटा सिचुएशन की डिमांड क्या कहती है कि उस समय अब वॉकिंग से काम नहीं चलेगा, मुझे रनिंग करनी होगी। तो आपने देखा पहले मैं वॉकिंग कर रहा था, पर जैसे सिचुएशन की डिमांड बदली मैं यहां पर रनिंग करने लगा हूं। तो आपको एनसीईआरटी समझ में आनी चाहिए, कोई भी एनिमल कौन सा मेथड ऑफ लोकोमोशन यूज करेगा वो उसकी हैबिटेट पर भी डिपेंड करता है और सिचुएशन की डिमांड पर डिपेंड करता है। पर अगर इन जनरल आपसे पूछा जाए कि कोई भी एनिमल लोकोमोशन क्यों करता है, तो यहां पर वो सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। बेटा मैं कुछ आपको बता चुका हूं, जैसे कि जो एनिमल है वो लोकोमोशन क्यों करता है। जनरली बेटा या तो फूड की सर्च के लिए कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो गाय होती है बेटा वो जो है रोटी की सर्च में वो जो है लोकोमोशन कर रही है। सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूं। नॉर्मली कोई ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन क्यों करता है बच्चों, या तो भोजन की तलाश में कर सकता है या फिर वो शेल्टर की तलाश में कर सकता है, सुइटेबल मेटिंग पार्टनर के लिए कर सकता है। बेटा यहां पर यह भी लिखा हुआ है सुइटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स। मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब कोई भी एनिमल जो है वो अपना जो सुइटेबल मेटिंग ग्राउंड है, यहां ग्राउंड का मतलब टेरेस्ट्रियल नहीं बच्चों, कहां पर उसको मेटिंग करनी है उस ग्राउंड को ढूंढने के लिए लोकोमोशन कर सकता है। जैसे आप एनसीईआरटी को समझिए बच्चों, जैसे आपको बताया जो फ्रॉग है नॉर्मली बेटा वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रहता है यानी लैंड पर जैसे रिप्रोडक्शन की बात आती है उसको जो है बेटा पानी में लौटकर जाना पड़ता है। तो आपने देखा रिप्रोडक्शन के टाइम पर उसका जो सेटेबल मेटिंग ग्राउंड है बेटा वो वाटर है, तो उस समय वो जो है लैंड से वाटर की तरफ मूवमेंट शो करता है यानी कि लोकोमोशन करता है। फिर ये भी लिखा हो बेटा जैसे कि फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन को ढूंढना हो या फिर अपने दुश्मनों से या प्रेडेटर से बचना हो, तो उस केस में एनिमल जो है वो लोकोमोशन कर सकता है। तो यहां पर एनसीईआरटी के दो पैराग्राफ आपके सामने कंप्लीट होते हैं बच्चों। मैं आपको 15 से 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, एनसीईआरटी के दोनों पैराग्राफ से जल्दी से बच्चों आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, एक एक चीज आपको ईमानदारी से पढ़ाएंगे बच्चों। चलिए बच्चों अब मैं आपके सामने आगे बढ़ता हूं। आगे एनसीईआरटी में हेडिंग लिखा हुआ है बेटा जी टाइप्स ऑफ मूवमेंट। फिर दोहराता हूं बच्चों, इस चैप्टर में समझदारी ये कहती है हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बाकी पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है बच्चों। कि फर्स्ट वर्टिब्रे को एटलस क्यों कहा जाता है, सेकंड को एक्सिस क्यों जाता है, आपके मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। कि जो एक्सिस होती है उसमें एक प्रोसेस होता है ओडोंटोइड प्रोसेस, जो कि एटलस के ओडोंटोइड फोसा के अंदर जो है घुस जाता है और वही प्रोसेस एटलस को रोटेट होने के लिए जो है एक्सिस प्रोवाइड करता है। बच्चों टाइम पास नहीं करना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के। जैसे बच्चों फांसी की जब सजा दी जाती है तो सडन जग की वजह से
उसी एक्सिस का जो ओडोंटेड प्रोसेस है वो वहां से ब्रेक होता है, वो ओडोंटेड फोसा से होते हुए मेडुला को हिट करता है और इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज बंद हो जाती है और कुछ ही समय के अंतराल में उस इंसान की मौत हो जाती है। पर ये सब पढ़कर बच्चों मनोरंजन हो सकता है, नीट में सिलेक्शन है। तो मैं फिर दोहराता हूं, इस चैप्टर में हमें ऐसा लगता है आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लेना चाहिए। आइए कंटिन्यू करते हैं बच्चों, अब ध्यान सुनना। एनसीईआरटी में अगला हेडिंग लगा बेटा टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन को रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। अब समझिए बच्चों, अगर पूछा जाए ह्यूमन की बॉडी में जनरली हमें मूवमेंट्स बेटा जी 3 टाइप के देखने को मिलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं वो मोस्टली 3 टाइप के होते हैं। सुने बेटा, एक तो अमीबॉइड मूवमेंट होते हैं यानी अमीबा की तरह, एक जो है सीलियरी मूवमेंट होते हैं और एक बेटा जो है मस्कुलर मूवमेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप याद रखेंगे ह्यूमन की बॉडी में, ध्यान सुनिए बेटा, ह्यूमन की बॉडी में मेनली यहां लिखा हुआ है मेन टाइप्स ऑफ, तो ह्यूमन की बॉडी में जो मूवमेंट है बेटा वो 3 टाइप के हो सकते हैं। एक अमीबॉइड मूवमेंट हो सकता है, एक सीलियरी मूवमेंट हो सकता है और एक मस्कुलर मूवमेंट हो सकता है। आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। बेटा एनसीईआरटी ने अब इस पैराग्राफ में तीनों टाइप के मूवमेंट्स के सेलेक्टेड एग्जांपल लिखे हैं। जिसमें आपको समझा दूं, यहां पर उन्होंने अमीबॉइड मूवमेंट के एग्जांपल लिखे हैं बेटा, यहां पर उन्होंने जो है सीलियरी मूवमेंट के एग्जांपल लिखे हैं और यहां पर बेटा उन्होंने जो है मस्कुलर मूवमेंट के एग्जांपल लिखे हैं। अब मैं आपको तीनों बता देता हूं, बाकी रीडिंग जो है फिर आप एनसीईआरटी से लगा लेंगे बच्चों। जैसे मैं आपको समझाऊं, हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं बेटा जो अमीबा की तरह मूवमेंट शो करते हैं। जैसे एनसीईआरटी लिखती है कुछ स्पेशल टाइप के ल्यूकोसाइट्स होते हैं बेटा। आज का जो लेक्चर है बेटा ये पूरा आपका फैक्चुअल है, बिल्कुल याद करने वाला है। एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं, ध्यान सुनो बच्चों। हमारी बॉडी में 3 टाइप के मूवमेंट हो सकते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट और मस्कुलर। अब एनसीईआरटी इस पैराग्राफ में बेटा तीनों टाइप के मूवमेंट के एग्जाम्पल बता रही है। जैसे कि अमीबॉइड मूवमेंट के एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के जो है ल्यूकोसाइट्स होते हैं बेटा। जैसे आपको पता है न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जैसे कि मोनोसाइट्स होते हैं और कुछ बेटा जो है मैक्रोफेजेस होते हैं। आपको आइडिया बच्चों, ये अमीबा की तरह मूवमेंट शो करते हैं। अब कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं, प्लीज समझना बच्चों। जैसे मान लेते हैं ये आपके सामने कोई मैक्रोफेज है, आपको पता है बेटा इनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो इस तरह से गोल गोल घूमता है। इसी को बेटा साइक्लोसिस कहा जाता है, इसी को जो है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहा जाता है। अब जो क्या होता है बेटा, इसी प्रोटोप्लाज्म के धक्के की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड होकर ऐसे जो है फॉल्स फुट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिन्हें सूडोपोडिया कहा जाता है। अब समझे बेटा, इस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं सूडोपोडिया शब्द लिखा हुआ है। मैं आपको समझाता हूं बेटा, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। पर एनसीईआरटी क्या लिखती है बच्चों, एनसीईआरटी कहती है अमीबॉइड मूवमेंट के अंदर कुछ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स, दीज आर आल्सो इन्वॉल्वड इन अमीबॉइड मूवमेंट। मैं आपको समझाता हूं बेटा, इस अमीबॉइड मूवमेंट में साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स काम करते हैं बेटा। समझे, ऐसे एलिमेंट्स जो सेल का स्केलेटन बनाते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा बच्चों, माइक्रोफिलामेंट्स हो सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। मैं आपको रीजन समझाता हूं बच्चों। आपने देखा सूडोपोडिया तो बन चुका है, पर वो जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो इस तरह से इन सूडोपोडिया को फिजिकल स्टेबिलिटी देते हैं। क्योंकि बेटा समझें, ये स्ट्रक्चर स्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि फिर इन्हीं के फोर्स से उस सेल को आगे अमीबा की तरह मूवमेंट शो करना है। तो ध्यान रखेंगे, हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, जैसे कि मोनोसाइट्स हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, जो कि बेटा प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की मदद से एक तो सूडोपोडिया बनाते हैं, और कुछ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स, वो जो हैं इस तरह के मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। फिर एनसीईआरटी लिखती है हमारी बॉडी में सीलिया का मूवमेंट भी तो देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, सीलिया हमारी बॉडी में मोस्टली जो इंटरनल होलो ऑर्गन्स होते हैं उनकी वॉल में पाई जाते हैं। जैसे एनसीईआरटी इस पैराग्राफ में बेटा जी 2 ऑर्गन्स के बारे में लिखती है, जैसे कि एक तो जो हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, जैसे आपको पता है बेटा फैलोपियन ट्यूब की वॉल में सीलिया पाए जाते हैं। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसकी वॉल में सीलिया मिलते हैं। अब आपको पता है बच्चों, दोनों जगह सीलिया मूवमेंट शो करते हैं, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फैलोपियन ट्यूब में वो जो ओवा होता है, जो फीमेल गेमेट होता है, उसको यूनिफॉर्म डायरेक्शन में यानी टुवर्ड्स द यूट्रस मूव करवाते हैं। और आपको पता है बच्चों, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारी इस एटमॉस्फेरिक एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे जर्म्स होते हैं बेटा। तो एटमॉस्फेरिक एयर के साथ ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं, और चूंकि हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस भरा होता है तो म्यूकस के अंदर वो ट्रैप हो जाते हैं। अब ये म्यूकस गंदा हो चुका है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर बेटा सीलिया पाए जाते हैं, और वो सीलिया क्या करता है, उस गंदे म्यूकस को टुवर्ड्स द ओरल कैविटी जो है प्रोपेल करता है। बाद में फिर हम उसको स्पिट आउट कर सकते हैं। तो आपने देखा हमारी बॉडी में अमीबा जैसे मूवमेंट भी होते हैं। हमारी बॉडी में बेटा
सीलिया का मूवमेंट भी देखने को मिलता है। तो एनसीईआरटी ने यहां पर इस पैराग्राफ में बेटा जो है सीलिएटेड एपिथेलियम की बात की है, जैसे कि बेटा ट्रैकिया के अंदर जो है वो डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने में हेल्प करेगा। जैसे बेटा यहां पर पैसेज ऑफ ओवा की बात लिखी गई है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और ये ऐसे मूवमेंट बेटा जो कि सीलिया की मदद से होते हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। एनसीईआरटी ये भी कहती है कि हमारी बॉडी में मसल की मदद से मूवमेंट होते हैं। जैसे आपको पता है बच्चों, ये जितने भी हम लिम्स के मूवमेंट करते हैं ये मसल की मदद से होते हैं। जो हम आईलिड्स के मूवमेंट करते हैं ये मसल की मदद से होते हैं। जो हम टंग का मूवमेंट करते हैं ये भी मसल की मदद से होता है। तो समझे बेटा, ये जो मूवमेंट्स हैं, जैसे आप जॉ का मूवमेंट करते हैं ये जॉ मसल मैसेटर मसल की वजह से, तो आपने देखा मसल की वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ मूवमेंट्स देखे जाते हैं। ये सारी बातें यहां लिखी हुई है, जैसे कि बेटा लिम्स का मूवमेंट, जॉस का मूवमेंट, टंग का मूवमेंट जो है ये कहीं ना कहीं मस्कुलर मूवमेंट के एग्जांपल है। अब ध्यान सुनिए बच्चों, ये तो बात होगी बेटा तीन टाइप के मूवमेंट्स की। ये तो बात हो चुकी है अमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। पर आपको पता है बच्चों, अगर हमें लोकोमोशन करना है, अगर आपको अपनी पोजीशन को चेंज करना है, तो जाहिर सी बात है उसमें मस्कुलर मूवमेंट जो है वो आपकी सिग्निफिकेंटली हेल्प करने वाले हैं। तो इस पैराग्राफ में ये भी लिखा हुआ बेटा, अगर आपको लोकोमोशन करना है तो कहीं ना कहीं मसल जो है वो आपकी हेल्प करेंगी। पर समझे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मसल से काम थोड़ी ना चलेगा, आपके लिए जो है स्केलेटल सिस्टम भी तो होना चाहिए। बेटा समझिए, आपके पास हड्डियों का और कार्टिलेज का पूरा एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के साथ बेटा जो है मसल्स जुड़ी होती है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ बेटा, लोकोमोशन रिक्वायर्स ए परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। तो बेटा अगर आपको लोकोमोशन करना है तो नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं वॉलंटरी मूवमेंट के लिए सिग्नल जनरेट करेगा बेटा। तो नर्वस सिस्टम का रोल तो है ही सही, पर साथ ही साथ जो है स्केलेटल सिस्टम का रोल है और मसल का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। तो अगर आपको लोकोमोशन करना है तो एक तो नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल है, मसल्स का इंपॉर्टेंट रोल है, और बेटा कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल है। बेटा नर्वस सिस्टम हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अब हमें इस चैप्टर के माध्यम से मसल के बारे में पढ़ना है और स्केलेटल सिस्टम। तो बच्चों मसल हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं दैट इज स्केलेटल सिस्टम। तो बच्चों मसल वाले पोर्शन को आगे ले चलता हूं। अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं दैट इज स्केलेटल सिस्टम, और कोशिश करेंगे बेटा एक लेक्चर के अंदर स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो जाना चाहिए। और बच्चों हो जाएगा, एनसीईआरटी के एक एक स्टेटमेंट के साथ हो जाएगा, सिर्फ एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। तो वापस से बोलता हूं, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। हमारी बॉडी में बेटा तीन टाइप के मूवमेंट देखने को मिलते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट होते हैं, सीलियरी मूवमेंट होते हैं, और बेटा जी मस्कुलर मूवमेंट होते हैं। पर अगर आपको लोकोमोशन करना है तो उसमें बेटा नर्वस सिस्टम का रोल है, मसल का इंपॉर्टेंट रोल है और स्केलेटल सिस्टम का। तो बच्चों इस चैप्टर के माध्यम से हम मसल पढ़ेंगे अगली क्लास में, वो समझने वाला पोर्शन होगा। पर आज बच्चों हम जो है याद करने वाले पोर्शन को कंप्लीट करना चाह रहे हैं ओनली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दैट इज स्केलेटल सिस्टम। तो आइए शुरुआत करता हूं स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। अब सुनिए बेटा, जैसे बच्चा स्केलेटल सिस्टम सुनता है दिमाग में बस इतना आता है कि सर 206 हड्डियां होती है। नहीं बच्चों, स्केलेटल सिस्टम में सिर्फ बोन को इंक्लूड नहीं करना है। ध्यान रखेंगे स्केलेटल सिस्टम में 206 हड्डियां तो हैं ही बच्चों, पर उनके साथ में कुछ कार्टिलेजेस को भी आपको इंक्लूड करना है। यानी ध्यान रखें बच्चों, गलती ना हो जाए। अगर आपसे पूछा जाए मानव के कंकाल तंत्र में, ह्यूमन के स्केलेटल में क्या क्या सम्मिलित है, तो आप क्या कहेंगे? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स एंड ए फ्यू कार्टिलेज। यानी समझ बच्चों, और हां मैं जो 206 बोन बोल रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ जो है एडल्ट ह्यूमन की बात कर रहा हूं बच्चों। एम्ब्रायनिक स्टेज में बोन्स का नंबर ज्यादा होता है, पर बाद में कुछ बोन्स जो है वो फ्यूज हो जाती हैं। तो आज बेटा एक वयस्क कंकाल तंत्र के अंदर हमें 206 अस्थियां देखने को मिलती हैं। बोन यानी कि अस्थियां, कार्टिलेज यानी कि उपस्थियां, यानी कि लेकिन वो अलग बात है कि इस चैप्टर में मेनली बोन्स की बात करेंगे। पर एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो आपका आंसर होना चाहिए ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड अ फ्यू कार्टिलेजेस। तो बेटा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट देखिए, एनसीईआरटी कहती है स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड ए फ्यू कार्टिलेज। अब समझिए बेटा, एनसीईआरटी ने पहले बोन लिखा है इसलिए वो इसको फॉर्मर कहती है, यानी समझे पहले वाला। अंग्रेजी भी समझा रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी ने कार्टिलेज बाद में लिखा है तो उसे वो लेटर कहती है। देखिए यहां पर जो है लेटर वर्ड यूज किया गया है और फॉर्मर वर्ड यूज किया है। वापस बोल रहा हूं बच्चों, एनसीईआरटी क्या लिखती है?
ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स एंड ए फ्यू कार्टिलेज। अब बेटा एनसीईआरटी ने पहले बोन लिखा है इसलिए उसे फॉर्मर कह रही है, कार्टिलेज बाद में लिखा है इसलिए उसे लेटर कह रही है। अब यहां कुछ बातें बच्चों ये आपको पता होनी चाहिए, बोन्स और कार्टिलेज जो है बेटा ये स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं। आपको पता होगा बोन की मैट्रिक्स में अगर देखा जाए बच्चों वहां पर कैल्शियम सॉल्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए बोन की मैट्रिक्स बेटा जो है वो हार्ड हो जाती है और नॉन प्लायबल होती है। जबकि अगर हम कार्टिलेज की बात करें एज कंपेयर टू बोन, बेटा वहां पर कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स होते हैं, तो इसलिए बेटा कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स है वो बोन की तुलना में जो है सॉफ्ट होती है, इसलिए बेटा कार्टिलेज की मैट्रिक्स को प्लायबल कहा जाता है। प्लायबल का मतलब होता है बेटा मरोडेबल। जैसे आपको पता है बेटा ये हमारा ईयर पिना इलास्टिक कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज जो होता है वो मरोडेबल स्ट्रक्चर होता है यानी कि प्लायबल होता है। तो ये बातें यहां पर लिखी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं बेटा। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, फिर लिखा हुआ है द फॉर्मर यानी बोन, द बोन हैज ए वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट इन इट, जबकि लेटर यानी कार्टिलेज के अंदर स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स होती है ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट या फिर कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। वापस से बोल रहा हूं बच्चों, अगर हमें लोकोमोशन करना है तो नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल है, मसल्स का इंपॉर्टेंट रोल है और स्केलेटल सिस्टम का। नर्वस सिस्टम हम पढ़ चुके हैं बच्चों, मसल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल सिस्टम। तो पहली लाइन ध्यान रखेंगे, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड ए फ्यू कार्टिलेजेस। ध्यान रखेंगे चाहे बोन हो अस्थि, चाहे कार्टिलेज हो उपास्थि, बेटा दोनों जो है वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हैं, पर जो बोन है यहां मैट्रिक्स हार्ड होती है ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट, लेकिन जो कार्टिलेज है ये बोन की तुलना में थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि यहां पर हमें कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो बोन के मैट्रिक्स नॉन प्लायबल बेटा जी, नॉन मरोडेबल, लेकिन कार्टिलेज जो है वो एक प्लायबल मैट्रिक्स रखता है यानी कि मरोडेबल मैट्रिक्स रखता है। तो यहां पर बेटा ये सारी बातें हो चुकी है। अब आज इस चैप्टर के अंदर स्केलेटल सिस्टम के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बेटा जी एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन पढ़ेंगे, जिसके अंदर टोटल 206 हड्डियां मिलती है। तो बेटा मैं आपके सामने पहले एक कंक्लूजन लिखने जा रहा हूं, तो इस कंक्लूजन को थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद तो बच्चों बस एनसीईआरटी के स्टेटमेंट जो हैं वो पढ़कर मुझे आपको सुनाने हैं, तो इस कंक्लूजन को ध्यान से सुनिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बेटा ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं ह्यूमन स्केलेटन। समझने वाले पोर्शन पर हम सफिशिएंट टाइम खर्च करेंगे बच्चों। आज जो है याद करने वाला पोर्शन है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, आराम से कंप्लीट होगा। ध्यान सुनिएगा बेटा, मैंने आपसे क्या कहा, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड ए फ्यू कार्टिलेजेस, पर हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ बोन को डिस्कस करना है। और आपको पता है एडल्ट ह्यूमन के अंदर हमें कितनी बोन्स देखने को मिलेगी, 206। अब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, ये 5 मिनट आप थोड़ा ध्यान सुनिएगा बेटा, ध्यान सुनिए। हमारी जो 206 हड्डियां होती है बेटा ये दो तरीके से अरेंज हो जाती हैं। इनमें से जो है जो 80 हड्डियां होती हैं वो सेंट्रल एक्सिस पर प्रेजेंट होती हैं, तो वो बनाती है हमारा एक्सियल स्केलेटन। बेटा समझें 206 में से जो 80 हड्डियां होती है बेटा वो सेंट्रल एक्सिस पर लाई करती हैं, तो वो कहलाता है हमारा एक्सियल स्केलेटन। और बेटा जो रिमेनिंग 106 हड्डियां होती हैं वो एक्सियल स्केलेटन के बाहर हैं, यानी मैं कह सकता हूं वो अपेंडेजेस में प्रेजेंट होती हैं, तो उसे कहा जाता है बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आराम से एक लेक्चर में स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट होता है। वापस से बोल रहा हूं बेटा, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन एंड ए फ्यू कार्टिलेजेस। हमें सिर्फ और सिर्फ 206 बोन के बारे में पढ़ना है, तो ध्यान रखिएगा ये जो 206 हड्डियां बच्चों ये दो तरीके से व्यवस्थित होती हैं, अरेंज होती है। इनमें से 80 जो है वो सेंट्रल एक्सिस पर लाई करती है, वो बनाता है हमारा एक्सियल स्केलेटन। और जो रिमेनिंग 126 होती है बेटा वो हमारे एक्सियल स्केलेटन के बाहर होती हैं, या फिर मैं कह सकता हूं वो अपेंडेजेस में होती हैं, तो वो बनाता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब ध्यान सुनिए बेटा, एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है सुनते जाइएगा। एक्सियल स्केलेटन में एक तो स्कल आता है बेटा, स्कल शब्द का मतलब होता है बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड। मैं आपको समझाता हूं बच्चों, हम अपनी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड वाला पोर्शन है, नेक वाला पोर्शन है और ट्रंक वाला पोर्शन होता है। तो मेडिकल कॉलेज की बुक्स लिखती है बच्चों हमारे हेड का जो बोनी फ्रेमवर्क होता है उसे जो है स्कल कहा जाता है। तो एक्सियल स्कल में क्या क्या आता है पहले बोल देता हूं बच्चों। एक तो स्कल आएगा, बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस पर है। एक आपको पता है बेटा जी जो है स्टर्नम आती है, स्टर्नम जो है इसको चेस्ट बोन कहा जाता है, इसको ब्रेस्ट बोन कहा जाता है। एक बच्चों हमारे रिब्स होते हैं और डोर्सल साइड पर हमारी जो है वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। तो पहले मैं लिख देता हूं बच्चों, एक्सियल स्केलेटन में 4 चीजें आती है। एक तो जो है स्कल होता है,
एक जो बेटा है स्टर्नम होती है, एक हमारे जो है बेटा जी रिब्स होते हैं, और एक क्या होती है वर्टिब्रल कॉलम होती है। क्या होता है बेटा जी वर्टिब्रल कॉलम होती है। लगे हाथ बताता हूं, एपेंडिकुलर स्केलेटन बेटा जो है दो चीजें आती है बेटा। एपेंडिकुलर स्केलेटन में जो है एक तो लिम्स आते हैं और गर्डल्स आते हैं। आपको पता बच्चों लिम्स भी दो टाइप के होंगे, जो हमारे हाथ है उन्हें फोर लिम्स कहा जाएगा, जो पैर है उन्हें हाइंड लिम्स कहा जाएगा। आपको पता बच्चों गर्डल्स भी दो टाइप के होंगे, एक होगा बेटा पेक्टोरल गर्डल और एक होता है पेल्विक गर्डल। जब नाम आया है पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल तो एक लाइन सुन ले बच्चों, गर्डल कोई सा भी हो अगर पूछा जाए उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है तो ये हमारे लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करता है। जैसे आपको आइडिया बच्चों जो पेक्टोरल गर्डल है ये हमारे फोर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ता है, और जो हमारा पेल्विक गर्डल है बच्चों ये हमारे हाइंड लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ता है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल सिस्टम पढ़ना चाहते हैं। आप ध्यान रखेंगे बच्चों 206 हड्डियां प्लस कुछ कार्टिलेजेस, हम सिर्फ और सिर्फ 206 हड्डियां पढ़ेंगे, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी आराम से कंप्लीट होगा बच्चों। और ध्यान सुनिएगा इन 206 में से 80 जो है वो एक्सियल स्केलेटन है और 126 जो है बेटा वो अपेंडिकुलर स्केलेटन है। आइए पहले हम बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन के बारे में। अब ध्यान सुनिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर आपसे पूछा जाए स्कल में कितनी बोन है बेटा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आंसर जाएगा स्कल के अंदर पूछा जाए तो 22 बोन्स आंसर जाना चाहिए बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए स्कल में टोटल कितनी बोन है तो हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आंसर देंगे दैट इज 22 बोन्स। समझाता हूं बच्चों एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है स्कल कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन। ध्यान सुनो बच्चों एनसीईआरटी लिखती है स्कल के अंदर 2 सेट की जो है बोन्स देखने को मिलती हैं, एक होती है बेटा क्रेनियल बोन्स और एक होती है फेशियल बोन्स। आपको समझाता हूं बच्चों क्रेनियल बोन्स हमारे अंदर कितनी होती है 8 नाम आपको मालूम बच्चों टाइम पास नहीं करेंगे। एक फ्रंटल बोन होती है एक हो गई, एक ऑक्सिपिटल होती है 2 हो गई, 2 टेम्पोरल होती है 4 हो गई, 2 पैराइटल होती है 6 हो गई बेटा, एक जो है स्फिनॉइड होती है और एक जो है बेटा जी एथमॉइड होती है। मैं आपकी खुशी के लिए लिख देता हूं बेटा, एक जो है फ्रंटल हो गई, एक जो है ऑक्सिपिटल हो गई, 2 जो है पैराइटल हो गई, 2 जो है बेटा 2 जो है वो टेम्पोरल हो जाएगी बेटा, 2 जो है वो टेम्पोरल हो जाएगी, एक जो है स्फिनॉइड होती है और एक जो है बेटा वो एथमॉइड होती है। तो ध्यान रखेंगे बेटा क्रेनियल बोन्स जो है वो टोटल 8 होती हैं और आपको पता है ये 8 हड्डियां मिलकर एक बॉक्स बनाती है जिसे क्रेनियल बॉक्स कहा जाता है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन सिचुएटेड होता है। तो यहां पर एनसीईआरटी का स्टेटमेंट हो चुका है। अब समझे बच्चों एनसीईआरटी कहती है हमारे अंदर टोटल 14 जो है फेशियल एलिमेंट्स होते हैं बेटा, समझना यानी कि फेशियल बोन्स अगर देखा जाए तो टोटल 14 होती है। और एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा, एनसीईआरटी कहती है जो फेशियल बोन्स होती हैं ये हमारे स्कल का फ्रंटल पोर्शन बनाती हैं। और बेटा एनसीईआरटी के अंदर एक फिगर लिखा हुआ है, एक फिगर बना हुआ है, उसके अंदर कुछ सेलेक्टेड फेशियल बोन्स के बारे में लिखा हुआ है। जितना एनसीईआरटी में है वो आपको याद होना चाहिए, जिसमें आपको समझाता हूं बच्चों इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए फेशियल बोन्स में कौन कौन सी अनपेयर्ड होती है तो आप ध्यान रखेंगे बेटा एक तो जो है वोमर होती है, एक वोमर होती है और एक बेटा जो है मैंडिबल होती है। बेटा वोमर एक होती है, मैंडिबल एक होती है। मैं फिर दोहराता हूं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी आपको रिवाइज करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू लोकोमोशन मूवमेंट। जिसमें आपको समझाऊं बच्चों ये जो हमारी नोज है अगर आप इसको रिमूव कर देंगे तो अंदर एक सिंगल बोन देखने को मिलती है जिसे वोमर कहा जाता है। आपको पता है बेटा ये जो लोअर जो बनता है ये एक सिंगल बोन होती है जिसको मैंडिबल कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा 14 में से 2 हड्डियां ऐसी हैं जो कि अनपेड होती है, मतलब इनका कोई भी जोड़ीदार नहीं होता है। फिलहाल मैं आपको नाम बता देता हूं बच्चों, एक वोमर होती है, एक जो है मैंडिबल होती है। अब मैं आपको बताता हूं बेटा 2 जो है वो मैक्सिला होती हैं बेटा, 2 जो है वो मैक्सिला होती हैं जो कि अपर जॉ बनाती हैं। मैं आपको बताता हूं बेटा 2 जो है वो नेजल बोन होती है बेटा, 2 जो है वो नेजल बोन होती है। और समझते हैं 2 जो है बेटा वो पैलेटाइन बोन होती है जो हमारे हार्ड पैलेट को बनाती हैं, 2 जो है पैलेटाइन बोन होती हैं, 2 जो है बेटा जो है वो इंटरनल नेजल कॉन्का होती हैं। बेटा ये वर्ड एनसीईआरटी में नहीं तो मैं नहीं लिख रहा हूं। और बेटा 2 जो होती हैं, 2 जो होती हैं वो जाइगोमेटिक होती हैं बेटा, ये रटना है। 2 जो है वो जाइगोमेटिक होती हैं जिन्हें चीक बोन्स कहा जाता है। और बेटा 2 जो है वो हमारी लैक्राइमल बोन्स होती हैं, 2 जो होती हैं वो हमारी लैक्राइमल बोन्स होती हैं। तो आप देख सकते हैं
दो 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 और दो, तो बेटा दो दो चार, चार और दो जो है वो छह, छह दो आठ हो जाएंगे, आठ और दो जो है वो 10 हो जाएगा। और बेटा मैंने आपको बताया दो जो है वो इंटरनल नेजल कॉन्का होती है, तो टोटल 12 हो गई है। एक वोमर होती है और एक मैंडिबल होती है। तो फिलहाल जो बेटा स्कल वाला पोर्शन कंप्लीट होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ध्यान रखेंगे बेटा स्कल कंसिस्ट ऑफ टोटल 22 बोन्स, तो ध्यान रखेंगे स्कल के अंदर 22 बोन्स होती हैं, जिसके अंदर बेटा 8 जो है वो क्रेनियल बोन्स होती हैं और 14 जो है वो फेशियल स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं। और समझें क्रेनियल बोन्स तो क्रेनियल बॉक्स बनाती हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्शन देती हैं, और जो फेशियल बोन्स होती हैं ये स्कल का फ्रंट पोर्शन बनाती हैं। अब बच्चों में आपको यहां पर जो है एनसीईआरटी में जो कंफ्यूजन है वो मैं आपका दूर करता हूं। ध्यान सुना बेटा, स्कल बोन तो कितनी होती है 22, पर समझे बेटा कुछ जो है वो स्कल एसोसिएटेड बोन्स होती हैं। बेटा हमारे स्कल से भी एसोसिएटेड बोन्स होती हैं और वो कितनी होती है बेटा 7 होती है। मैं आपको बताता हूं, एक होती है बेटा जी हायोइड बोन, और जो ईयर ऑसिकल्स होती हैं, ईयर ऑसिकल्स कितनी होती है बेटा 6 होती है। आपको पता बेटा हर मिडल ईयर के अंदर 3 ईयर ऑसिकल होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना बच्चों, वैसे आपको पता है स्टेपिस जो है वो मिडल ईयर की सबसे छोटी बोन होती है, पूरे शरीर की सबसे छोटी। तो आपने देखा एक तो इस मिडल ईयर में 3 हो जाएंगी बेटा मेलियस, इनकस, स्टेपिस, इस मिडल ईयर में 3 हो जाएंगी मेलियस, इनकस, स्टेपिस। और ध्यान रखिएगा बेटा हमारी बक्कल कैविटी के फ्लोर पर एक सिंगल यू शेप्ड बोन होती है जिसे हायोइड बोन कहा जाता है। अब मैं आपको समझाता हूं, आपके पास जो एनसीईआरटी की हार्ड कॉपी है उसमें यह लिखा हुआ है बच्चों, आपकी एनसीईआरटी में यह लिखा हुआ है कि सिंगल यू शेप्ड बोन लाइज एट द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी जिसे हायोइड कहा जाता है। और आपके एनसीईआरटी में यह लिखा हुआ है बच्चों इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। पर जो लेटेस्ट एनसीईआरटी का रिप्रिंट आया बच्चों 2025 और 26 का, उसमें से वो आगे वाली जो लाइन है बेटा वो एलिमिनेट हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, एनसीईआरटी में बहुत मेहनत हमें मिलकर करनी है बच्चों। जैसे आप देखिए ये आपकी एनसीईआरटी वाली बात चल रही है बच्चों, ध्यान सुनना। आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है बेटा, मैं आपको बताता हूं ए सिंगल। आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ वो देखिए, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ए सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। और उसके आगे ये लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। यानी आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा हायोइड को भी स्कल का पार्ट मानना पड़ेगा। पर एनसीईआरटी पहले क्या लिख चुकी है, स्कल के अंदर टोटल 22 बोन्स है बेटा। अगर आप हायोइड को स्कल का पार्ट मानोगे तो फिर तो आंसर 23 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लेटेस्ट रिप्रिंट, ध्यान रखिएगा हायोइड बोन जो है बेटा वो स्कल का पार्ट नहीं माना जाएगा। अरे देखिए ना आपके एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, पर जो लेटेस्ट प्रिंट आया है बेटा देखिए उसमें आगे वो स्टेटमेंट जो है एलिमिनेट हो चुका है, नहीं लिखा हुआ है। सीधे आगे फिर ये लिखा हुआ है ईच मिडल ईयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस कलेक्टिवली कॉल्ड एज ईयर ऑसिकल। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं बच्चों, आपके पास जो हार्ड कॉपी है उसमें यह लिखा हुआ है कि बक्कल कैविटी के फ्लोर पर एक सिंगल यू शेप्ड बोन है जिसे हायोइड कहा जाता है, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। तो मुझे ऐसा लगता है वो जो लिखा हुआ है इट इज इंक्लूडेड इन द स्कल वो आपको वहां से एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो बटो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर सवाल आ गया स्कल के अंदर टोटल कितनी बोन्स है तो आंसर जाएगा बेटा 22 बोन्स। क्रेनियल बोन्स तो 8 हो जाएंगी और फेशियल बोन्स जो है वो 14 हो जाएंगी। बेटा हायोइड बोन को स्कल का पार्ट नहीं मानना है, उसे हम क्या कह सकते हैं, वो स्कल एसोसिएटेड बोन है। तो आपने देखा बेटा स्कल के अंदर जो है हमारे पास कितनी बोन्स है 22 और स्कल एसोसिएटेड कितनी हो जाएंगी 7। तो जो हमारा स्कल स्केलेटन है उसमें टोटल बेटा जो है 29 बोन्स हो जाएंगी। तो स्कल स्केलेटन की अगर हम बात करें तो स्कल स्केलेटन के अंदर बेटा जो है टोटल 29 बोन्स हो जाएंगी। ये स्कल स्केलेटन की बात हो चुकी है, तो इसका आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए बच्चों। मैं आपको बता चुका हूं बेटा क्रेनियल बोन्स जो है वो 8 है, एक फ्रंटल है, एक ऑसिपिटल है, 2 पैराइटल, 2 टेम्परल, एक स्फिनॉइड और एक एथमोइड। सिर्फ एनसीईआरटी याद रखनी है, बाकी टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ है। बेटा एथमोइड बोन के अंदर जो है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है जिसके अंदर से जो है ऑल्फैक्टरी नर्व के फाइबर गुजरते हैं, नीट में नहीं आने वाला बच्चों।
पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ाने के लिए तो पढ़ाया जा सकता है ना कि हायोइड बोन हमारी शरीर की एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी दूसरी बोन के साथ एसोसिएट या फिर आर्टिकुलेट नहीं होती है। नीट में नहीं आएगा बच्चों, बस आपको हायोइड के लिए इतना याद रखना है कि एक सिंगल यू शेप्ड बोन है विच इज प्रेजेंट एट द बेस या फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, दैट्स इट। आगे आप काट दीजिएगा, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। तो बेटा लेटेस्ट रीप्रिंट में वो स्टेटमेंट एलिमिनेट हो चुका है। मैंने आपको कहा फेशियल बोन्स कितनी होंगी, 14 हो जाएंगी। बाकी मैंने आपको बता दिया है, दो जो है आपके पास मैक्सिला होंगी, दो नेजल बोन होंगी, दो पैलेटाइन हो जाएंगी, दो जाइगोमेटिक हो जाएंगी, दो लैक्राइमल हो जाएंगी, दो इंटरनल नेजल कॉन्का होती हैं। तो बेटा ये तो हो गई 12। ये 12 की 12 जो है जोड़ीदार हैं, पर आपने देखा एक वोमर होती है और एक मैंडिबल होती है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, इन फेशियल बोन में से एकमात्र ऐसी बोन है जो कि मूवेबल होती है, वो कौन सी होती है बेटा, मैंडिबल होती है। यानी फेशियल में एकमात्र ऐसी बोन है जो कि हमारी मूवेबल होती है, तो आपको जो है मैंडिबल याद होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी याद रखेंगे बच्चों, स्कल बोन्स कितनी हो जाती हैं हमारी जो है 22, स्कल एसोसिएटेड कितनी है बेटा 7 है। तो टोटल स्कल स्केलेटन के अंदर जो है 29 बोन्स होती हैं। ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। आइए बात करते हैं बच्चों एक्सियल स्केलेटन में अगली बोन आती है बच्चों स्टर्नम। तो स्टर्नम के लिए इतना याद रखेंगे, ये एक फ्लैट बोन होती है बच्चों। मैं आपको लगे हाथ बताता हूं, एनसीईआरटी जो है वो 3 के बारे में तो एक्सेप्शनली लिखती है, जैसे समझे बेटा। स्टर्नम जो है वो फ्लैट बोन है, ध्यान रखिएगा। जो रिब्स हैं वो फ्लैट बोन है, और जो एस फॉर स्कैपुला, एस फॉर शाबाशी है बेटा, ये जो है फ्लैट बोन है। और भी हो सकती है बच्चों, जैसे कि हमारी क्रेनियल बोन जो है वो चपटी अस्थियां हो सकती हैं, पर 3 के लिए स्पेसिफिकली आपको याद होना चाहिए। तो एनसीईआरटी कहती है स्टर्नम जो है बेटा वो जो है फ्लैट बोन है, जो रिब्स जो है वो जो है फ्लैट बोन है, और जो स्कैपुला होती है वो फ्लैट बोन होती है। अब स्टर्नम के लिए बस इतना याद रखेंगे बच्चों, स्टर्नम पहली बात तो कितनी होती है बेटा, एक होती है। स्टर्नम जो है वो एक होती है, और ये कहां प्रेजेंट होती है, इट इज ए फ्लैट बोन सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ द थॉरिक्स। बेटा ये थॉरिक्स है, नीचे एब्डोमेन है, तो हमारे थॉरिक्स की वेंट्रल मिडलाइन पर एक फ्लैट बोन प्रेजेंट होती है जिसे स्टर्नम कहा जाता है। दैट्स इट, इतना आपको याद होना चाहिए। अब आप चाहो कि मैं आपको स्टर्नम के बारे में डिटेल में समझाऊं कि बेटा प्रो स्टर्नम, मीजो स्टर्नम, मेटास्टर्नम, आप चाहो कि मैं ये बताऊं बेटा मेटास्टर्नम को जिफॉइड प्रोसेस कहा जाता है। ये वर्ड जिफोस से आया है, जिसका मतलब स्वॉर्ड लाइक होता है, तलवार की तरह। तो ऐसा लगता है कि स्टर्नम जो है वो उल्टी तलवार जो यहां लटकी हुई है बच्चों, टाइम पास नहीं करना है, मकसद मां है। इस चैप्टर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। तो ध्यान रखेंगे स्टर्नम क्या है, ये एक फ्लैट बोन है विच इज सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ द थॉरिक्स, यहां पर कंप्लीट होता है स्टर्नम। तो जो एक्सियल स्केलेटन की जो है 30 हड्डियां हो चुकी हैं। आइए बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, इसको ध्यान सुनेगा बेटा, समझें। एक एडल्ट ह्यूमन की बात करें बच्चों, तो वर्टिब्रल कॉलम पहली बात जो है बच्चों डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है। आपको पता है एक एडल्ट के अंदर 26 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिनको वर्टिब्रा कहा जाता है। बेटा सिंगुलर में हम वर्टिब्रा कह सकते हैं, प्लूरल में हम वर्टिब्री कह सकते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है बच्चों एक एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो डॉर्सल साइड पर 26 छोटी छोटी हड्डियां सीरियल वाइज अरेंज होकर क्या बनाती है बच्चों, हमारी रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम में आप याद रखेंगे कितनी हड्डियां बेटा, 26 हड्डियां हैं, दैट्स इट। बाकी आप परेशान ना हो बच्चों, ये जो नया पीडीएफ है ये भी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप मेरे साथ बस कनेक्टेड रहिए, मन को क्लियर रखिए, थॉट्स को क्लियर रखिए, मकसद को क्लियर रखिए। बाकी फुल सपोर्ट में हम आपके साथ हैं ना बच्चों। तो आप वर्टिब्रल कॉलम के लिए याद रखेंगे कि हमारी डॉर्सल साइड पर 26 छोटी छोटी वर्टिब्रीज जो हैं वो सीरियल वाइज अरेंज होकर किसका फॉर्मेशन करती है बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम का, जिसको आम भाषा में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इतना पता होना चाहिए। लिखा हुआ बच्चों इस तरह से ना, अवर वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय, अवर वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय, लिखा हुआ बच्चों अवर वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय 26 serially arranged units called as vertebrae and it is dorsally placed, that's it। बच्चों वर्टिब्रल कॉलम कहां से प्रेजेंट होती है, वो हमारे स्कल के बेस से जो है ओरिजिनेट हो जाती है, और वो हमारे ट्रंक का जो है मेन फ्रेमवर्क बनाती है। मैं आपको समझा चुका हूं, जो पूरा पोर्शन है धड़ उसे ट्रंक कहा जाता है। जब समझने वाला पोर्शन होगा आराम से समय खर्च करेंगे बच्चों, पर फिलहाल रटने वाला पोर्शन चल रहा है, इसको इजीली हम कंप्लीट कर ही रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। मैं आपको एक चीज समझा दूं बच्चों, जो वर्टिब्रीज होती है ना बेटा, हर वर्टिब्री के सेंटर में एक एपर्चर होता है, उसे कहा जाता है वर्टिब्रल फोरामेन। तो क्या होता है 26 के 26 वर्टिब्रल फोरामेन लाइन से अरेंज होकर एक कैनाल बनाते हैं जिसे न्यूरल कैनाल कहते हैं, जिसमें से कौन गुजरती है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड। ये बात भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है।
यहां लिखा है बेटा ईच वर्टिब्री हैज ए सेंट्रल होलो पोर्शन, और वो सारे सेंट्रल होलो पोर्शन मिलके बनाते हैं न्यूरल कैनाल और थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस, ऐसा कुछ। बेटा जो हमारी फर्स्ट वर्टिब्री होती है यानी जो C1 होती है सर्वाइकल 1, उसे कहा जाता है बेटा एटलस। क्या कहा जाता है उसे? एटलस। और एनसीईआरटी कहती है उसमें 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। मैं आपको समझाता हूं बच्चों, समझना। जो हमारी एटलस होती है ना बेटा, समझें। चलिए पहले ऑसिपिटल बोन की बात करते हैं। मान लेते हैं ये पूरा स्कल है, तो समझना बेटा, मान लेते हैं ये मेरी ऑसिपिटल बोन है। आप समझो यहां फ्रंटल बोन होगी बेटा, मेरे डायग्राम की बात चल रही है, यहां फ्रंटल होगी, यहां 2 पैराइटल होंगी, इधर 2 टेम्परल होंगी, पीछे बेटा ऑसिपिटल है। ऑसिपिटल बोन जो है थोड़ी सी कर्व्ड हो जाती है बेटा, यानी कि ऑसिपिटल बोन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बेस ऑफ स्कल। अब समझना बेटा, मान लेते हैं ऊपर पूरा स्कल है, ये ऑसिपिटल बोन है, तो ऑसिपिटल बोन से जो है 2 बोनी प्रोजेक्शन निकलते हैं बेटा, इस तरह से, उन्हें कहा जाता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल। कितने कॉन्डाइल निकलते हैं बेटा? 2 निकलते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल। इसीलिए हमारा स्कल कहलाता है डाइकॉन्डाइलिक स्कल। और देखिए बेटा, इस तरह से 2 कॉन्डाइल निकलते हैं, और ये 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल फर्स्ट जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्री है यानी एटलस, उससे जाकर आर्टिकुलेट होते हैं, और जब कॉन्डाइल से कॉन्डाइल जुड़ते हैं उसे कॉन्डिलॉइड जॉइंट कहा जाता है। नहीं याद रखना है बच्चों, बस ध्यान रखेंगे हमारा जो स्कल है उसका बेस बनाती है ऑसिपिटल बोन, उससे कितने कॉन्डाइल निकलते हैं? 2 कॉन्डाइल निकलते हैं, इसलिए हमारा स्कल कहलाता है बेटा डाइकॉन्डाइलिक स्कल। जो पाइसेस होती हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनके अंदर मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है। बाकी जो एम्फीबियंस और मैमल्स हैं उनके अंदर डाइकॉन्डाइलिक स्कल है। बच्चों बचाने के लिए बहुत कुछ है, मनोरंजन करने के लिए बहुत कुछ है बेटा। ये जो जॉइंट बनता है इसको एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट कहा जाता है। ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट है, और इसी की वजह से हम अपने स्कल को इस तरह से मूव कर पाते हैं, तो ऐसा लगता है हम किसी से यस कह रहे हैं। इसलिए बेटा एटलस को जो है यस बोन कहा जाता है। पर ये मनोरंजन की बात है, एनसीईआरटी में नहीं है, हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, तो इतना आपको याद होना चाहिए बच्चों। तो याद रखेंगे हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है ना बेटा, जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री एटलस से जो है वहां पर ऑसिपिटल बोन 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल की मदद से जुड़ती है। अब मैं आपको समझा दूं बच्चों, आपको पता है रीजन वाइज हम 5 रीजन की बात करते हैं, सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रल रीजन और कॉक्सियल रीजन। बेटा अगर मैं आपके सामने एम्ब्रायनिक वर्टिब्रल कॉलम की बात करूं, एम्ब्रायनिक वर्टिब्रल कॉलम की, तो ध्यान सुनना, 7 तो होती है सर्वाइकल वर्टिब्री, 12 होती है थोरेसिक वर्टिब्री, बेटा लंबर होती है 5, सैक्रल वर्टिब्री होती है 5, और कॉक्सियल वर्टिब्री होती है 4। बेटा ये जो मैंने आपके सामने वर्टिब्रल फॉर्मूला लिखा है, ये जो है एम्ब्रायनिक वर्टिब्रल कॉलम का है। बेटा एम्ब्रायनिक स्टेज में 33 वर्टिब्रीज होती हैं, पर समझें एडल्ट की बात करूं बच्चों, तो 5 सैक्रल वर्टिब्री फ्यूज होकर एक सैक्रम बोन बनाती है, और 4 कॉक्सियल वर्टिब्री फ्यूज होकर एक कॉक्सिक्स बनाती है। तो आज हमारे अंदर सैक्रल वर्टिब्री नहीं है, सैक्रम बोन है। आज हमारे अंदर कॉक्सियल वर्टिब्री नहीं है, कॉक्सिक्स बोन है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये जो आपके सामने वर्टिब्रल फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा, ये किसका लिखा हुआ है? एडल्ट की वर्टिब्रल कॉलम का, दैट्स इट। यहां पे बेटा ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये फ्यूज कंडीशन को बता रहा है। बेटा इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C7 T12 L5 S1 या फिर CO1 लिखा जा सकता है, ऐसा कुछ। दोनों के दोनों जो है बेटा ये एडल्ट वर्टिब्रल कॉलम के फॉर्मूले हैं, आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखे हुए हैं, पर ये आपको याद होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों, सर्वाइकल वर्टिब्री जो है हमारे अंदर 7 होगी, सर्वाइकल वर्टिब्री बेटा 7 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5 है। सैक्रल वर्टिब्री की बात करूं बेटा 1 है, क्योंकि वो फ्यूज हो चुकी है। कॉक्सियल की बात करूं तो 1 है, क्योंकि वो फ्यूज हो चुकी है, ऐसा कुछ, दैट्स इट। अब बेटा एनसीईआरटी की एक लाइन समझेंगे, जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री देखने को मिलती है, पर एनसीईआरटी क्या लिखती है बच्चों? एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लेंगे, मां तक जाना जो है वो आसान हो जाएगा। एनसीईआरटी क्या लिखती है बच्चों? द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए बच्चों, एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है? ह्यूमन बींग्स को मिलाकर ऑलमोस्ट सभी मैमल्स के अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है। इसे ये समझ आना चाहिए बच्चों, इसका मतलब कुछ मैमल ऐसे भी होते होंगे जिनके अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री नहीं होती होगी। मैं आपको ये समझा रहा हूं बच्चों कि अगर किसी में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है तो कंफर्म है वो मैमल है, पर हर मैमल में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री हो यह जरूरी नहीं है। अगर किसी की स्किन पर हेयर है तो कंफर्म वो मैमल है, पर हर मैमल की स्किन पर हेयर हो वो जरूरी नहीं है। तो बेटा समझें, अगर किसी के पास 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है तो कंफर्म वो मैमल है,
पर हर मैमल के पास 7 सर्वाइकल वर्टिब्रियो ये जरूरी नहीं है। जैसे बेटा मैं आपको समझा दूं, जैसे हम बात करें बेटा सी काऊ होती है, सी काऊ होती है, जैसे कि बेटा स्लॉथ होते हैं, प्लीज समझना ये ऐसे मैमल्स हैं जिनके पास सर्वाइकल वर्टिब्री 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है या फिर 9 हो सकती है। तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, अगर ऐसा आ जाए कि 7 सर्वाइकल वर्टिब्री इज प्रेजेंट इन ऑल द मैमल्स तो बेटा स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। आपको 100 में आना चाहिए बच्चों। ऑलमोस्ट सभी मैमल्स के अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है, इसका मतलब कुछ मैमल ऐसे भी जिनके अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री नहीं होती है, तो ये चीज आपको 100 में आनी चाहिए। बाकी बेटा वर्टिब्रल कॉलम का क्या काम है बता चुका हूं। वर्टिब्रल कॉलम जो है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देती है, ये आपके हेड को और आपके ट्रंक को जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और कहीं ना कहीं बेटा ये बहुत सारी मसल्स को अटैच होने में हेल्प करती है। तो यहां पर वर्टिब्रल कॉलम हो चुकी है सिर्फ एनसीईआरटी। और स्टर्नम के बारे में आपको बता चुका हूं, एक फ्लैट बोन है विच इज सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ द थोरिक्स। तो लिखा हुआ है स्टर्नम इज ए फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरिक्स। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं एक्सियल स्केलेटन, स्कल के अंदर 22, स्कल एसोसिएटेड 7, तो स्कल स्केलेटन में 29, एक हो चुकी है बेटा स्टर्नम यानी 30 हो चुकी है, 26 वर्टिब्री यानी कि 56 हो चुकी है। अब बेटा 24 बची हैं, वो होंगे हमारी रिब्स। तो आइए बात करते हैं बेटा रिब्स के बारे में, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हैं तो रिब्स के बारे में पहली बात तो याद रखेंगे बच्चों, ईच रिब इज ए थिन फ्लैट बोन। मैं आपको समझा चुका हूं स्टर्नम फ्लैट है बेटा, जो रिब्स होते हैं वो भी फ्लैट होते हैं। तो ध्यान रखेंगे पहली बात तो हमारे अंदर 12 पेयर ऑफ रिब्स है, तो आपको एग्जाम में ध्यान से पढ़ना होगा बच्चों। अगर रिब्स का नंबर आ जाए तो इसका मतलब 24 रिब्स हैं। अगर पेयर में बात करें बेटा 12 पेयर रिब्स होते हैं, और लिखा हुआ बेटा ईच रिब इज ए थिन फ्लैट बोन, ऐसा कुछ। अब आपको ये तो पता है बच्चों जो हमारे रिब्स होते हैं वो वेंट्रल साइड पर तो बेटा जो है स्टर्नम से जुड़े होते हैं, जबकि डोर्सल साइड पर वो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं। पर आपको ये पता है बच्चों सारे के सारे रिब जो हैं स्टर्नम से जुड़े ये जरूरी नहीं है, पर रिब अगर कोई सा भी बेटा वो डोर्सल साइड पर वर्टिब्रल कॉलम से तो डेफिनेटली जुड़ेगा, पर वो वर्टिब्रल कॉलम में किस वर्टिब्री से जुड़ता है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग थोरेसिक वर्टिब्री से। अब बेटा एनसीईआरटी जो है ट्रू रिब्स की बात करती है, वो जो है बेटा फॉल्स रिब्स की बात करती है, फ्लोटिंग रिब्स की बात करती है। अभी मैं वो डिस्कस करूंगा, पर उससे पहले एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए रिब केज कौन बनाता है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको याद रखना है बेटा स्टर्नम बोन है, रिब्स है और वर्टिब्रल कॉलम है। तो बेटा समझें वेंट्रल साइड पर स्टर्नम, लेटरल साइड पर रिब्स होंगे और डोर्सल साइड पर वर्टिब्रल कॉलम, ये मिलकर हमारी रिब केज का फॉर्मेशन करते हैं। यहां लिखा हुआ बेटा, लिखा हुआ बेटा थोरेसिक वर्टिब्री, रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब केज, ऐसा कुछ। तो एनसीईआरटी में बेटा रिब और रिब केज का डायग्राम बना हुआ है। अब बच्चों मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं, मेरे साथ आप कनेक्टेड रहिएगा। मैं यहां बना देता हूं बेटा, इसको ध्यान सुनिएगा। मान लेते हैं आप जो है फिगर देख रहे हैं कुछ इस तरह से, फिगर ध्यान समझिए, आप मुझे साइड से देख रहे हैं बेटा ऐसे कट करके, तो यहां वेंट्रल साइड है, यहां डोर्सल साइड है। सिर्फ एनसीईआरटी समझा रहा हूं बच्चों, तो समझना ये जो है बेटा वेंट्रल साइड है, ये जो है वेंट्रल साइड है, ये तो है स्टर्नम, और डोर्सल साइड पर आपको क्या देखने को मिलेगी बेटा, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम। बेटा समझें ये जो है वेंट्रल साइड है और ये जो है बेटा जी डोर्सल साइड है। अब इसको ध्यान समझिएगा बेटा, आप मुझे साइड से देखेंगे, इधर वेंट्रल है पीछे डोर्सल है, तो जाहिर सी बात है बेटा आपको एक साइड के 12 रिब्स दिखेंगे, दूसरे 12 रिब्स आपको नजर नहीं आएंगे। अब समझना बेटा रिब कोई सा भी हो, वो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच हो चाहे ना हो, पर वो अपनी कॉरस्पॉन्डिंग थोरेसिक वर्टिब्री से जरूर अटैच होता है। मैं आपको समझाता हूं बच्चों, मान लो इधर जो है C7 है बेटा, यहां जो गर्दन में चुभती है लास्ट में वो C7 है। अब समझिए इधर होगी T1, T1 का मतलब फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री, इधर होगी बेटा T2, T3, T4, T5, T6 और T7। बेटा ये जो है 7 थोरेसिक वर्टिब्री है। फिर इस तरह से T8, T9, T10, T11 और इस तरह से बेटा T12 है। अब समझो रिब कोई सा भी बेटा वो डोर्सल साइड पर अपनी जो है थोरेसिक वर्टिब्री से कॉरस्पॉन्डिंगली जुड़ा होगा। जैसे आप समझो बेटा, ये मान लेते हैं इस तरह से रिब नंबर 1 है बेटा, 2 होंगे, आपको मैं एक दिखा रहा हूं समझना, ये रिब नंबर 1 है तो ये T1 से जुड़ा हुआ है। इस तरह से बेटा ये जो है रिब नंबर 2 है, इस तरह से रिब नंबर 3 है, इस तरह से जो है रिब नंबर 4 है, ये जो है बेटा रिब नंबर 5 है,
ये जो है बेटा रिब नंबर 6 है, ये जो है बेटा रिब नंबर 7 है, ये जो है बेटा रिब नंबर 8 है, ये जो बेटा रिब नंबर 9 है, ये जो है रिब नंबर 10 है, ये जो है रिब नंबर 11 है, और ये जो है बेटा रिब नंबर 12 है। मैं आपको ये समझा रहा हूं, हमारे अंदर जो है बेटा 12 पेयर रिब्स होते हैं। ये वेंट्रल साइड पर स्टर्नम से भले ही डायरेक्टली ना जुड़े, पर ये डॉर्सल साइड पर जो है बेटा कॉरस्पॉन्डिंग थोरेसिक वर्टिब्रे से तो जुड़े होते हैं। अब मैं बात करता हूं बेटा फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स, आपको जो है पेयर में नजर नहीं आ रहे हैं। अब इसको तो आप ध्यान समझिएगा बेटा, जो शुरुआती 7 जोड़ी होते हैं ना बेटा, ये स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, पर डायरेक्टली जुड़ेंगे बेटा बोन से बोन है, तो यहां पर कहीं ना कहीं जो है कार्टिलेज आपको बनाना पड़ता है बेटा। समझिए ये जो है हाईलाइन कार्टिलेज होता है, तो आप देख पा रहे हैं बेटा, यानी मैं कह सकता हूं रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो है कार्टिलेजिनस जॉइंट है। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, जो 7 पेयर ऑफ रिब्स हैं वो वर्टिब्रल कॉलम से तो कनेक्टेड है ही से डॉर्सली, पर वो स्टर्नम से भी डायरेक्टली जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। तो मैं कह सकता हूं यहां पर बेटा कार्टिलेजिनस जॉइंट है। पर अब आप ध्यान से देखिएगा, जो 8th नंबर वाला, ध्यान से देखिए 8th 9th और 10th रिब जो है बेटा, ये स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली अटैच होता है बेटा। ये जो है जो 7th वाला जो रिब है उसके कार्टिलेज से जाकर ऐसे जुड़ जाते हैं, और बेटा जो 11th और 12th है ये स्टर्नम से ना तो डायरेक्टली जुड़ते हैं ना ही इनडायरेक्टली जुड़ते हैं। अब मैं आपको एनसीईआरटी समझा रहा हूं, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए बेटा। ध्यान से देखिए, ये जो फर्स्ट 7 पेयर है बेटा, मैं लिख सकता हूं 1 to 7 पेयर। ये जो शुरुआती 7 जोड़ी है बेटा, ये वर्टिब्रल कॉलम से भी जुड़े हुए हैं और स्टर्नम से भी जुड़े हुए हैं, तो बेटा इन्हें कहा जाता है वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। बेटा आपको सुनाई दे रहा होगा, समझ में आना चाहिए। जो हमारे, मैं आपके लिए फुल फॉर्म लिख देता हूं बच्चों, परेशान नहीं हुई है। जो फर्स्ट 7 पेयर है बेटा, ये जो है वर्टिब्रल कॉलम से भी जुड़े हुए हैं और स्टर्नम से भी तो जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है बेटा वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। इन्हें कहा जाता है वर्टिब्रो स्टर्नल। आप ध्यान से देखिए बेटा, जो 8th 9th और 10th है, अगर बेटा मैं जो है 8th 9th और 10th की बात करूं, मैं जो है 8th 9th एंड 10th की बात करूं बच्चों, ध्यान से देखिए ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं और 7th वाले के कार्टिलेज से, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है बेटा वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। बेटा कॉन्ड्रो वर्ड यूज होता है कार्टिलेज के लिए, तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं और कार्टिलेज से जुड़े हुए हैं, तो इन्हें कहा जाता है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। पर ध्यान से देखिए बेटा, जो 11th और 12th है ये सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं, तो इन्हें कहा जाता है बच्चों वर्टिब्रल रिब्स। क्या कहा जाता है बच्चों? वर्टिब्रल रिब्स। ये आपको समझ में आना चाहिए। पर अब समझिए, अगर मैं एनसीईआरटी का क्लासिफिकेशन आपको बताऊं तो ध्यान सुनिए बेटा, जो शुरुआती 7 जोड़ी हैं इन्हें कहा जाता है ट्रू रिब्स। क्या कहा जाता है? ट्रू रिब्स। तो मेडिकल कॉलेज की बुक्स क्या कहती है बेटा? 8th 9th 10th 11th 12th इन्हें कहा जाता है बेटा फॉल्स रिब्स। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम ये आंसर नहीं लगाएंगे। आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाना बेटा, 8th 9th और 10th इन्हीं को आप कहोगे बेटा जी फॉल्स रिब्स, और 11th और 12th ये हवा में लटक रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं, तो इन्हें कहा जाएगा बेटा फ्लोटिंग रिब्स। तो नीट में आंसर बच्चों अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाएगा, दैट्स इट। तो अगर आपसे पूछा जाए ट्रू रिब्स कौन से हैं, तो बच्चों फर्स्ट 7 पेयर यानी टोटल 14 जो रिब्स हैं वो ट्रू रिब्स होंगे बेटा। हालांकि मेडिकल कॉलेज की बुक्स में लिखा हुआ बेटा 8th 9th 10th 11th 12th यानी लास्ट 5 पेयर जो है उन्हें फॉल्स रिब्स कहा जाता है। पर आपके नीट में अगर क्वेश्चन आ जाए कि फॉल्स रिब्स किसे कहा जाता है, तो आंसर जाएगा बच्चों 8th 9th और 10th, दैट्स इट। 11th 12th को हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है फॉल्स रिब्स नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाएगा। पर सुनिए, अगर एग्जाम में सवाल आ जाए इनमें से कौन से फॉल्स रिब्स हैं, अगर 8th 9th 10th ऑप्शन में है तो ये तो बेस्ट है, पर अगर ये ऑप्शन में ना मिले, आपको ये मिल जाए लास्ट 5 पेयर या फिर 8th 9th 10th 11th 12th पेयर, तो फिर हम जो है सेकंड प्रेफरेंस वाइज उसको भी आंसर टिक कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको याद रखना है फर्स्ट 7 पेयर जो है वो ट्रू रिब्स हैं बच्चों, जो 8th 9th 10th है वो फॉल्स रिब्स हैं, और 11th 12th जो इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाएगा। अब मैं आपको एनसीईआरटी का एक और पॉइंट समझाता हूं बच्चों। एनसीईआरटी कहती है हमारे जो रिब्स होते हैं बेटा वो जो हैं बाइसिफेलिक होते हैं। एक एक चीज समझा रहा हूं बच्चों। एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा? एनसीईआरटी क्या कह रही है, इसको ध्यान सुनना। एनसीईआरटी कहती है बेटा हमारे जो रिब्स होते हैं वो बाइसिफेलिक होते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं होगा बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हो बेटा हमारे जो रिब्स होते हैं वो बाइसिफेलिक होते हैं। अब इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझाता हूं बच्चों।
डॉर्सल साइड पर जो हमारे रिब्स होते हैं ना बेटा, उनके दो आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं। लिखा हुआ बेटा, डॉर्सल साइड पर उनके दो आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं। आइए ये बात भी मैं आपको समझाता हूं, समझे बच्चों। मैं आपको डॉर्सल व्यू बना रहा हूं बच्चों, समझना। मान लेते हैं ये जो है 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है। मान लेते बेटा ये जो है 7th सर्वाइकल वर्टिब्री है। मान लेते इस तरह बेटा ये जो है फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री है। मान लेते हैं इस तरह से ये सेकंड थोरेसिक वर्टिब्री है। मान लेते हैं ये जो है थर्ड थोरेसिक वर्टिब्री। बेटा आप जो है डॉर्सल साइड देख रहे हो, तो डॉर्सल साइड में आपको जो है वर्टिबल कॉलम दिख रही है। अब थोड़ा इमेजिन करना बच्चों, जो स्टर्नम है वो बोर्ड के अंदर है। अब वहां से घूमकर क्या आ रहे होंगे बेटा, रिब्स आ रहे होंगे। मान लो इस तरह से जो है ये रिब नंबर 1 है बेटा, इस तरह से यहां पर भी जो है रिब नंबर 1 होगा। मान लेते बेटा इस तरह से ये क्या है, रिब नंबर 2 है, तो यहां पर भी क्या आ रहा है, रिब नंबर 2 है। अब मैं आपको समझाता हूं बच्चों, हमारे जो रिब्स होते हैं ना बेटा, उनकी डॉर्सल साइड पर जो है दो आर्टिकुलेशन सरफेस बनते हैं। इसका मतलब होता है बेटा यहां पर जो है दो हेड निकल जाते हैं। ये देखिए इस तरह से दो हेड निकल जाते हैं बेटा। और समझें, जो एक हेड होता है वो तो ऊपर वाली वर्टिब्रे से जुड़ता है, पर जो दूसरा हेड होता है नीचे वाला वो कोरोस्पोंडिंग थोरेसिक वर्टिब्रे से जुड़ता है। तो आपने देखा बेटा हमारे रिब्स के डॉर्सल साइड पर दो हेड बन जाते हैं। बाइसेफेलिक का मतलब होता है दो हेड। जैसे अगर मैं रिब 2 की बात करूं, इसका एक हेड जो है T1 से जुड़ेगा और एक जो बेटा वो इस तरह से T2 से जुड़ता है। तो आपको एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए। हमारे जो रिब्स होते हैं वो थिन फ्लैट बोन है, वेंट्रल साइड पर स्टर्नम से जुड़े होते हैं। डायरेक्टली हो सकते हैं, इनडायरेक्टली हो सकते हैं, या फिर ना जुड़े हो, पर वो डॉर्सल साइड पर अपनी कॉरस्पॉन्डिंग थोरेसिक वर्टिब्रे से जुड़ते हैं। और डॉर्सल साइड पर उनके दो हेड निकल जाते हैं, दो आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं। इसी वजह से उनको बाइसेफेलिक कहा जाता है। यहां से बेटा जो है एसर्शन रीजन बन सकता है। तो यहां पर जो है एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट होता है। मैं फिर से आपको बेटा जो है वहीं पर ले चलता हूं, आप ध्यान से देखिए। तो हमने देखा बेटा रिब्स हमारे अंदर कितने हो चुके हैं, 24 हो चुके हैं। थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, मेमोरी बेस्ड लेक्चर चल रहा है बच्चों, 100% फैक्चुअल चल रहा है। बस इसको सुनना है और आपको याद करना है बच्चों। तो एक्सियल स्केलेटन में बेटा जो है टोटल 80 बोन्स होती हैं, टोटल 80 बोन्स। स्कल के अंदर 22, स्कल एसोसिएटेड 7, एक जो है हायोइड और 6 ईयर ऑसिकल, तो टोटल 29, एक स्टर्नम यानी कि 30, 24 रिब यानी कि 54 54 और 26 वर्टिब्री यानी कि 80। अब बात करते हैं बच्चों हम एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। जब समझने वाला टॉपिक होगा बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे बच्चों, रटना है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब ध्यान सुनिए, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर बच्चों जो हैं हमारे लिम्स आते हैं और गर्डल आते हैं। आपको पता है लिम्स के अंदर एक फोर लिम्स होते हैं और एक हाइंड लिम्स होते हैं। बेटा आपको पता है फोर लिम्स हमारे पास दो होते हैं, हाइंड लिम्स हमारे पास दो होते हैं। समझें, हर फोर लिम्ब की बात करूं बेटा तो हर फोर लिम्ब में जो है 30 बोन होती हैं, हर फोर लिम्ब में 30 होती हैं। हर हाइंड लिम्ब में जो है बेटा 30 बोन होती है, हर हाइंड लिम्ब में जो है 30 बोन होती है। यानी समझे बच्चों, इसमें 30, इसमें 30, इसमें 30, इसमें 30। आपको मेरे हाइंड लिम्ब नजर नहीं आ रहे होंगे पर समझे बच्चों, इसमें 30, इसमें 30, इसमें 30, इसमें 30, कुल मिला के 120। दैट्स इट बच्चों, 120 जो है वो हमारे लिम्स में हो चुके हैं। अब टाइम पास नहीं करना है बच्चों, बस आप सुन लीजिए। जैसे अगर हम फोर लिम्ब की बात करें बच्चों, मैं जो है प्रॉक्सिमल से डिस्टल एंड की तरफ चल रहा हूं। आपको पता है एक ह्यूमरस होगी बच्चों, एक जो है रेडियस है और एक अल्ना है। बच्चों मतलब पर नहीं जाना है, थंब की तरफ रेडियस होती है, लिटिल फिंगर की तरफ अल्ना होती है। एनसीईआरटी का फिगर आप देख सकते हो बच्चों। यानी फोर लिम्ब की बात करें बच्चों तो फोर लिम्ब के अंदर हमें जो है 30 बोन्स देखने को मिलती है। एक जो है ह्यूमरस है बेटा जी, टाइम पास नहीं करना है बच्चों। एक जो है ह्यूमरस है, वरना बताने को बहुत कुछ है कि ह्यूमरस के लेटरल साइड पर एक वी शेप्ड उभार होता है जिसे जो है डेल्टोइड रिज कहा जाता है, जहां पर डेल्टोइड मसल अटैच होती है। एनसीईआरटी की बात नहीं है बच्चों, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना है बच्चों। तो हमारी एक तो ह्यूमरस है, एक रेडियस है, एक अल्ना बच्चों, तो 3 तो ये हो गई। 8 होती है बच्चों कार्पल्स, 8 होती है कार्पल्स जिन्हें रिस्ट बोन कहा जाता है। 5 होती है बेटा मेटाकार्पस, 5 होती है मेटाकार्पस जिन्हें पाम बोन्स कहा जाता है। और बेटा 14 होती हैं जो कि उंगलियों में पाई जाती है, उन्हें फेलिंजेस कहा जाता है। इन्हें बेटा जो है अंगुलास्थी कहा जाता है। आपको पता है अंगूठे के अंदर 2 हैं, बाकी हर उंगली के अंदर आपको जो है 3-3 फेलिंजेस देखने को मिलेंगी। तो आपने देखा एक ह्यूमरस, एक रेडियस अल्ना, 3 हो गई है। 8 कार्पल्स यानी कि 11 हो चुकी हैं, 5 मेटाकार्पल यानी 16 हो चुकी हैं और 14 फेलिंजेस यानी कि 30 हो चुके हैं बच्चों।
तो फोरलिम्स के अंदर जो है हम बात करेंगे 30 है और 30 है, यानी टोटल 60 हो चुके हैं बच्चों। अगर हम हाइंडलिम की बात करें तो हाइंडलिम के अंदर बेटा जो है 30 होती हैं। यहां पर एक जो है फीमर देखने को मिलती है बच्चों। टाइम पास नहीं करना है, समझें। आपको फीमर के बारे में पता होना चाहिए बच्चों। फीमर इज द लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ऐसा कुछ। तो एक फीमर हो गई बच्चों। एक जो है आपको टीबिया और फिबुला देखने को मिलती है। यहां पर बेटा घुटने पर जो है यहां पर एक कैप शेप जो है बोन होती है, उसे कहा जाता है नी कैप, उसे कहा जाता है पटेला। तो 4 ये हो चुकी है। यहां 8 कार्पल्स होती है। यहां पर बेटा 7 टार्सल्स होती हैं, एंकल बोन्स। वहां रिस्ट बोन है, यहां एंकल बोन है। इनके नाम नहीं पढ़ने बच्चों। नेविकुलर होती है, कैल्केनियम होती है, क्यूनिफॉर्म होती है, पढ़ने को बहुत कुछ है, पर हमें नीट क्रैक करना है, इस चीज को समझें बच्चों। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। वहां 5 मेटाकार्पल्स होती है, यहां पर 5 मेटाटार्सल्स होती हैं, और यहां पर 14 फेलेंजेस। तो आपने देखा बेटा एपेंडिकुलर स्केलेटन में एक तो लिम्स आते हैं और गर्डल आते हैं। यहां पर बेटा हम जो है लिम्स को लेकर डिस्कशन कर चुके हैं, ओनली एनसीईआरटी। तो आपने देखा एक फोर लिम में 30 है तो 2 फोर लिम में 60 हो जाएगी। एक हाइंड लिम में 30 है तो 2 हाइंड लिम में 60 हो जाएगी। तो लिम्स मिलाकर बच्चों कितनी हो गई? 120 हो गई। अब कितनी बची है? 6। तो वो 6 कहां मिलती है बेटा जी? गर्डल्स में मिलती है, ऐसा कुछ। यानी लिम्स में तो 120 है, गर्डल्स में होंगी 6। अब मैं आपको समझा दूं बच्चों, गर्डल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा जी पेक्टोरल गर्डल और एक होता है पेल्विक गर्डल। एक चीज समझे बच्चों, गर्डल वर्ड का मतलब होता है गर्थ। बहुत कुछ है समझाने को। गर्थ का मतलब होता है बेटा सरकमफेरेंस। तो वो हड्डी का ढांचा जो सरकमफेरेंस बनाता है उसे गर्डल कहते हैं। बेटा समझें, पेक्टस का मतलब होता है चेस्ट रीजन। तो जो चेस्ट रीजन का सरकमफेरेंस बनाता है वो हड्डी का ढांचा कहलाता है पेक्टोरल गर्डल। और जो पेल्विक रीजन का हड्डी का ढांचा बनाता है वो कहलाता है बेटा पेल्विक गर्डल। अब इस चीज को समझें, गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों, गलती नहीं होनी चाहिए। बेटा पेक्टोरल गर्डल हमारे पास एक होता है, पेल्विक गर्डल हमारे पास एक होता है, समझें। पेक्टोरल गर्डल एक है, पेल्विक गर्डल भी एक है बेटा, समझें। पेक्टोरल गर्डल एक है, पेल्विक गर्डल एक है। वो अलग बात है कि पेक्टोरल गर्डल जो है वो 2 हाफ में डिवाइडेड बेटा। एक जो है उसका लेफ्ट हाफ होगा और एक जो है बेटा राइट हाफ होगा। उसी तरह से बेटा पेल्विक गर्डल एक है पर वो 2 हाफ में डिवाइडेड होता है। एक बेटा उसका जो है लेफ्ट हाफ होता है और एक जो है राइट हाफ होता है, ये पता होना चाहिए बेटा। आप ध्यान रखेंगे, गर्डल हमारे पास एक है बेटा, पेक्टोरल गर्डल पूरा एक ही है पर वो 2 हाफ में डिवाइडेड है, एक लेफ्ट हाफ और एक राइट हाफ, वो अलग बात है। पेक्टोरल गर्डल के हर हाफ में कितनी बोन है बेटा? 2 बोन है, यानी कि लेफ्ट हाफ में 2 है, राइट हाफ में 2 है। और आप नाम जानते हैं बच्चों, इधर जो है एक क्लेविकल बोन होगी और एक जो है स्कैपुला होगी। इधर एक क्लेविकल बोन होगी और एक स्कैपुला होगी। वापस से बोल रहा हूं, पेक्टोरल गर्डल कितने हैं? 1 है। तो पेक्टोरल गर्डल में अगर पूछा जाए टोटल बोन्स कितने हैं बेटा? 4। एक हाफ में 2 हैं, एक क्लेविकल और एक स्कैपुला। इधर भी क्लेविकल और स्कैपुला लगे हाथ। इनकी बात करते हैं बच्चों। क्लेविकल के लिए बस आपको इतना याद रखना है, एक स्लेंडर बोन होती है। एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं बच्चों। स्लेंडर का मतलब है इलोंगेटेड बोन होती है और इसमें 2 कर्वेचर होते हैं, दैट्स इट बेटा। जो क्लेविकल होती है वो जो है इस तरह से एस शेप बोन होती है बेटा, उसमें जो है 2 कर्वेचर देखने को मिलते हैं। बस एनसीईआरटी याद रखनी है, बाकी जो है टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ है बेटा। क्लेविकल को जो है इसको ब्यूटी बोन कहा जाता है, इसको जो है विश बोन कहा जाता है, इसको जो है मैरीथॉट बोन कहा जाता है, पर ध्यान नहीं रखना है। एनसीईआरटी ध्यान रखेंगे बच्चों। क्लेविकल जो है, इधर एक क्लेविकल है, इधर एक क्लेविकल, इनको कॉलर बोन कहा जाता है। ये स्लेंडर बोन होती है और इनमें 2 कर्वेचर आपको देखने को मिलते हैं। जो ज्यादा से याद रखेंगे ये एस शेप बोन होती है, दैट्स इट बेटा। तो 2 जो है वो क्लेविकल बोन हो चुकी है। आइए बात करते हैं बच्चों स्कैपुला के बारे में। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो है एनसीईआरटी समझाना चाहूंगा बच्चों। आप जो है स्कैपुला को समझने की कोशिश कीजिए। पहले बात तो बेटा ये जो आपको दिख रही है ये स्कैपुला है बेटा, ये तो फ्रंटल व्यू है। अगर मैं आपको डॉर्सल व्यू दिखाऊं, मैं आपको डॉर्सल व्यू दिखाऊं, स्कैपुला बेटा पीछे की तरफ है। आप इस तरह से देख रहे हैं, तो मैं आपके सामने इस तरह से जो है एक स्कैपुला बना रहा हूं बेटा। इस तरह से रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके सामने। मैं जो है इस तरह से बेटा जो है आपके सामने एक जो है रफ डायग्राम बना रहा हूं स्कैपुला का। तो बेटा एस फॉर स्कैपुला, एस फॉर शाबाशी। तो स्कैपुला के लिए आपको क्या याद रखना है? स्कैपुला जो है वो लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है। एनसीईआरटी बेटा मैंने 3 जगह यूज किया है। स्टर्नम फ्लैट बोन है, रिब्स जो है वो फ्लैट बोन है और स्कैपुला जो है वो
फ्लैट बोन होती है। बेटा ये तो फ्रंटल व्यू है एनसीईआरटी का, मैंने आपको डॉर्सल व्यू दिखाया ऐसा कुछ, तो ध्यान रखेंगे स्कैपुला जो है, अब बेटा इस तरह से डायग्राम देख रहे हैं, स्कैपुला जो है लार्ज बोन होती है, ट्रायंगुलर बोन होती है, और बेटा जो है ये फ्लैट बोन होती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ बच्चों, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डॉर्सल साइड पर, एनसीईआरटी की एक एक लाइन, डॉर्सल साइड पर बेटा एक फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी होती है स्कैपुला, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। स्कैपुला इज ए लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरिक्स। पर अगर आपसे पूछा जाए बेटा ये कौन से रिब्स के लेवल पर होती है, तो ध्यान रखेंगे ये सेकंड से लेकर 7th रिब तक होती है। टेस्ट में ध्यान से पढ़िएगा, 2nd and 7th रिब्स लिखा हुआ है, 2nd and 7th वर्टिब्री नहीं बेटा, समझें 2nd वर्टिब्री तो सर्वाइकल में है ना, तो जो स्कैपुला यहां थोड़ी ना बेटा, जो हमारा रिब नंबर 2nd होगा और जो रिब नंबर 7 होगा उनके लेवल पर एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन प्रेजेंट होती है जिसे स्कैपुला कहा जाता है। अब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, ध्यान सुनिए बेटा, जो स्कैपुला होती है बेटा, देखिए आप उसमें आपको एक प्रोसेस दिख रहा है इस तरह से कांटे की तरह, इसे कहा जाता है बेटा स्पाइनस प्रोसेस। यही प्रोसेस आगे चलकर एक नुकीला प्रोसेस बनाता है जिसे एक्रोमियन प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एक्रोमियन प्रोसेस। तो ध्यान रखेंगे अगर एक्रोमियन वर्ड आ जाए कि एक्रोमियन प्रोसेस किस बोन का पार्ट है, तो आंसर जाएगा बेटा स्कैपुला। मैं आपको समझाता हूं बच्चों, ये जो कोने पे यहां प्रोसेस निकल रहा है इसी को एक्रोमियन प्रोसेस कहा जाता है। और एक चीज समझें, किसी भी बोन से कोई भी प्रोसेस निकलता हो तो उसका मकसद होता है इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइट फॉर द मसल्स। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, एक्रोमियन प्रोसेस किस बोन का पार्ट है? दैट इज स्कैपुला। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर एक कैविटी बन गई, आप देख पा रहे हैं यहां एक कैविटी बच्चों, इसे कहा जाता है ग्लिनॉइड कैविटी। सिर्फ एनसीईआरटी, इसे कहा जाता है बेटा ग्लिनॉइड कैविटी। और यही वो कैविटी बच्चों जिसके अंदर जो ह्यूमरस बोन होती है ना बेटा, ह्यूमरस बोन का जो बॉल लाइक हेड होता है वो इसके अंदर आकर बेटा इस तरह से फिक्स हो जाता है। यानी सुनेंगे, द बॉल लाइक हेड ऑफ द ह्यूमरस फिट्स इनटू द सॉकेट लाइक कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला या फिर पेक्टोरल गर्डल। और यहां पर बेटा एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है जिसको हमारा कहा जाता है शोल्डर जॉइंट। तो आपको ये ध्यान रखना बच्चों, ग्लिनॉइड कैविटी जो है वो स्कैपुला बोन में प्रेजेंट है या फिर मैं कह सकता हूं पेक्टोरल गर्डल में। टाइम पास नहीं करना है बच्चों, तो एनसीईआरटी की बातें आपको याद होनी चाहिए। लिखा हुआ बेटा कि एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे एक डिप्रेशन होता है जिसे ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं, जिसमें ह्यूमरस का हेड जुड़ता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है, ऐसा कुछ। बाकी क्लेविकल मैं आपको बता चुका हूं, ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन विद 2 कर्वेचर। बेटा इसको कॉमनली जो है कॉलर बोन भी कहा जाता है। दैट्स इट। अब बात करते हैं बच्चों हम पेल्विक गर्डल के बारे में। अब हम बात करते हैं बच्चों पेल्विक गर्डल। ध्यान रखेंगे पेल्विक गर्डल भी कितना होता है बेटा? एक होता है। पेल्विक गर्डल एक है, वो अलग बात है, मैं आपके लिए थोड़ा सा ऊंचा होने की कोशिश करता हूं बच्चों। पेल्विक गर्डल एक है, डिवाइडेड इनटू 2 हाफ, एक लेफ्ट हाफ होता है और एक बेटा राइट हाफ होता है। और दोनों हाफ में बच्चों एक एक बोन मिलती है। कितनी बोन? एक एक बोन। जैसे मैं आपको जो है एनसीईआरटी के फिगर में बता देता हूं बच्चों, पेल्विक गर्डल बच्चों एक है। जैसे समझें, इधर जो है आपको एक हाफ दिखा रखा है, इधर एक और हाफ होगा बेटा इस तरह से। तो पेल्विक गर्डल एक है, उसके 2 हाफ हैं और दोनों हाफ में एक एक बोन है बेटा जी। ये जो एक बोन है इसे कहा जाता है कॉक्सल बोन या फिर इसको ऑस इनोमिनेटा कहा जाता है। दैट्स इट। तो बेटा समझें, एक कॉक्सल बोन है, एक दूसरी कॉक्सल बोन है। तो पेल्विक गर्डल एक है, कितनी बोन है? 2 बोन है। वो अलग बात है बेटा कि हर कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से बनती है बेटा, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। पर आज आपके अंदर ये 3 बोन नहीं है बच्चों, ये तीनों बोन फ्यूज हो चुकी है और एक सिंगल बोन बनी है जिसे कॉक्सल बोन या फिर ऑस इनोमिनेटा कहा जाता है। जिसमें आपको समझा दूं बच्चों, वेंट्रल साइड पर जो है 2 प्यूबिस बोन आती हैं और वो दोनों प्यूबिस बोन एक कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं जिसको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहा जाता है। ये बात भी यहां लिखी हुई बेटा, देखो लिखा हुआ है द 2 हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल। यानी पेल्विक गर्डल एक है, उसके 2 हाफ हैं जो कि वेंट्रली मीट होते हैं और जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस से जुड़े होते हैं जो कि व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होता है, ऐसा कुछ। अब एक चीज समझे बच्चों, जहां पर ये तीनों बोन फ्यूज हो रही है ना बेटा, आप देख पा रहे हैं इधर जो है इलियम है, इधर इस्चियम है और इधर प्यूबिस है। वहां पर आपको जो है एक कैविटी दिखती है बेटा, इसे कहा जाता है एसिटोबुलम कैविटी।
बस आपको एनसीईआरटी याद रखने बच्चों, पेक्टोरल गर्डन में ग्लूनाइड कैविटी है जिसके अंदर ह्यूमरस जुड़ती है, शोल्डर जॉइंट बनता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और पेल्विक गर्डल में बेटा जो है एसिटाबुलम कैविटी है जिसमें फीमर का हेड जुड़ता है, और यहां पर भी बेटा जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है जिसको हिप जॉइंट कहा जाता है। दैट्स इट। तो यहां पर बेटा जो है एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन की बातें जो है वो हो चुकी हैं, एक बार आप ऑब्जर्व कर लीजिए बच्चों। बेटा दिस चैप्टर डिजर्व्स ओनली वन लेक्चर। मसल वाले पोर्शन में बहुत इत्मीनान से हम पढ़ेंगे, इस चीज को आप समझें बच्चों। तो पहली बात तो स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन एंड ए फ्यू कार्टिलेजेस, जिसमें जो है एक्सियल स्केलेटन में 60 है, 80 और एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 है। बेटा इसमें 30 कुल मिला के 120, 2 और 2 इस तरह से 126। बेटा इस चैप्टर से एक सवाल आना है और वो जॉइंट से भी तो आ सकता है। तो जॉइंट्स के लिए आप याद रखेंगे बच्चों कि जॉइंट्स जो है, पहली बात तो जॉइंट्स हमेशा फल्क्रम की तरह काम करते हैं। बेटा एनसीईआरटी का वर्ड है, जो जॉइंट्स होते हैं ना बेटा, दे एक्ट एज ए फल्क्रम। जॉइंट जो है फल्क्रम की तरह काम करते हैं। बचपन में बच्चों हम फिजिक्स में पढ़ा करते थे, आपने शायद सुना होगा फल्क्रम, रेजिस्टेंस और एफर्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों मान लेते हैं मैं इस हाथ को ऐसे उठाना चाहता हूं, तो समझना जहां पर भी जॉइंट है, जिस जॉइंट के अक्रॉस मूवमेंट होगा उसे फल्क्रम कहा जाएगा। तो आपने देखा ये जो मैंने मूवमेंट किया, ये मैंने शोल्डर जॉइंट के अक्रॉस किया, तो इस जॉइंट को तो आप कह देना बच्चों फल्क्रम। और जो मेहनत करता है उसे कहा जाएगा एफर्ट। जैसे कि मेरी जो मसल है वो यहां एफर्ट डाल रही है, और जो इस हाथ का वजन है वो उस मूवमेंट को रेजिस्ट कर रहा है, तो उसे कहा जाएगा बच्चों रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको ये वर्ड बता दिया बच्चों, तो ध्यान रखिएगा जॉइंट हमेशा फल्क्रम को कहा जाता है। दैट्स इट। बाकी जो मेहनत कर रहा है उसे जो है एफर्ट कहा जाता है, और जो रोक रहा है बच्चों उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब जॉइंट्स बच्चों 3 टाइप के हैं, आपको इसको पढ़ लेना चाहिए। एक फाइब्रस जॉइंट है, एक कार्टिलेज जॉइंट और बच्चों एक साइनोवल जॉइंट है। बच्चों ये आपको ही पढ़ना है, मैं आपको आइडिया दे देता हूं। अगर 2 बोन्स फाइब्रस टिश्यू की मदद से जुड़ जाएं, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो उसे कहा जाएगा बच्चों फाइब्रस जॉइंट। और ध्यान रखिएगा फाइब्रस जॉइंट आर इमूवेबल जॉइंट, उनके अक्रॉस बच्चों मूवमेंट नहीं देखा जाएगा। तो बेस्ट एग्जांपल है सूचर्स। आपने सुना होगा बच्चों सूचर्स। हमारी जो क्रेनियल बोन्स होती हैं वो फाइबर्स की मदद से जुड़ी होती हैं, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगर 2 बोन्स के बीच में कार्टिलेज आ जाए तो उसे कहा जाएगा बच्चों कार्टिलेजिनस जॉइंट। दैट्स इट। और कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है बेटा वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं, रिप्स और स्टर्नम के बीच में हाईलाइन कार्टिलेज, तो वही बेटा कार्टिलेजिनस जॉइंट है। 2 वर्टिब्री के बीच में व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज की डिस्क होती है, तो वो भी बेटा कार्टिलेजिनस जॉइंट है। और ऐसे जॉइंट जिनमें साइनोवल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पूरा एक डायग्राम हम बनाएंगे। साइनोवल कैविटी होती है, साइनोवल फ्लूइड होता है, तो उन्हें कहा जाता है बेटा साइनोवल जॉइंट। और ध्यान रखिएगा साइनोवल जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट। जो सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है बेटा वो साइनोवल जॉइंट्स के अक्रॉस होता है। साइनोवल जॉइंट्स के बेटा बहुत सारे एग्जांपल हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो बेटा ये साइनोवल जॉइंट है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट 2 जगह है बेटा, एक तो हमारा शोल्डर जॉइंट, एक हमारा जो है बेटा हिप जॉइंट। बाकी मिडल ईयर के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, वो ध्यान नहीं रखना है। बाकी आपको पता है बच्चों जो हमारा जो है समझो रोटेटरी जॉइंट, पाइवट जॉइंट 2 जगह है। एक तो रेडियस अल्ना के बीच में यहां वाला, यहां रोटेशन होता है बेटा, और एटलस और एक्सिस के बीच में रोटेटरी जॉइंट होता है, उसमें जो है हम नो मूवमेंट करते हैं ऐसा कुछ, ये बेटा पाइवट जॉइंट। कार्पल से कार्पल के बीच में बेटा ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, वो भी एक तरह का साइनोवल जॉइंट है। समझें जो अंगूठा है बेटा थंब, ये याद ही करना बच्चों, जो हमारा अंगूठा है इसका जो कार्पल है और जो मेटाकार्पल है इसके बीच में बेटा ये वाला जॉइंट नहीं, ये तो जो है ये तो जॉइंट जो है ये हिंज जॉइंट है। पर समझे अंगूठे का कार्पल और मेटाकार्पल ये जो जॉइंट बेटा इसे सैडल जॉइंट कहा जाता है। मैं कह सकता हूं सैडल जॉइंट इज मोर डेवलप्ड हिंज जॉइंट एंड लेस डेवलप्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बेटा ये हिंज जॉइंट से कम और हिंज जॉइंट से ज्यादा और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से कम मूवमेंट प्रोवाइड करता है। दैट्स इट। ऑफलाइन क्लास में भी एक ही लेक्चर में इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया बच्चों, ईमानदारी से। जैसे आपको पता है हिंज जॉइंट बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि एल्बो जॉइंट जो बेटा ये हिंज जॉइंट है।
नी ज्वाइंट जो है वो हिंज ज्वाइंट है, जो एंकल ज्वाइंट है बेटा वो जो है हिंज ज्वाइंट है। तो यहां पर मैंने आपको 3 टाइप के ज्वाइंट्स बता दिए हैं, आप इसको एक बार ऑब्जर्व कर लीजिएगा। बच्चों डिसऑर्डर्स जो है, ये डिसऑर्डर्स जो है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हम मसल वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे। वेलकम टू एमजे टॉक्स। बच्चों आज जो है एमजे टॉक्स के माध्यम से बस एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेज जो है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं बच्चों। हो सकता है वो फ्रेज आपने सुना भी होगा, ये वो फ्रेज है जो पर्सनली मुझे काफी मोटिवेट करता है। तो बस एक छोटा सा फ्रेज है बच्चों, फिर हम लेक्चर को बंद करेंगे। आपने सुना भी होगा, इफ यू डू नॉट सेक्रीफाइस फॉर वॉट यू वॉन्ट। बहुत ही खूबसूरत फ्रेज है बच्चों। इफ यू डू नॉट सेक्रीफाइस फॉर वॉट यू वॉन्ट देन वॉट यू वॉन्ट विल बिकम द सेक्रीफाइस। बच्चों जो चीज आप चाहते हैं वो मां हो सकती है, जो चीज आप चाहते हैं बच्चों उसके लिए अगर आप कुर्बानी नहीं देंगे, जो चीज आप चाहते हैं ना बच्चों उसके लिए अगर आप कुर्बानी नहीं देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जो चीज आप चाहते हैं शायद उसी को आपको कुर्बान करना पड़ जाएगा। तो बच्चों ये वो ख्याल है जो बहुत इंस्पायर करता है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा एमजे टॉक्स के माध्यम से, if you do not sacrifice for what you want then what you want will be sacrificed one day। तो बच्चों इसी ख्याल के साथ एमजे टॉक्स को एंड करते हैं, आज की क्लास को एंड करते हैं। अगली क्लास में बेहतरीन अंदाज में आपके सामने एक खूबसूरत टॉपिक लेकर आऊंगा जिसका नाम है बच्चों मसल। तो आज के लेक्चर को यहीं पर बंद करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।